एपिसोड 61। ये सुनकर नायक कुल के पूर्वज की भौहें फिर से तन गईं और हर्ष राजवंशी ने देखा कि योगेश ने विरोध नहीं किया, तो उसने तुरंत नायक कुल के पूर्वज की तरफ चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। लगता है कि स्वर्ग हमारे नायक कुल को नष्ट करना चाहता है। बेचारा रेयांश आज सिर्फ 16 साल का है। नायक कुल के पूर्वज ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने बिना हिले डुले खड़े योगेश को देखा, फिर रेयांश को देखा। दोनों के बीच की विशाल शक्ति के अंतर को सोचकर उन्हें पता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पहले रेयांश के सामने आई उस रहस्यमयी लड़की ने बहुत शक्तिशाली तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस योगेश को कोई नुकसान नहीं हुआ। नायक कुल के पूर्वज नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। योगेश बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर्ष राजवंशी की बातों से प्रभावित हो गया है। हर्ष राजवंशी ने ठंडी नजरों से रेयांश और नायक कुल के पूर्वज को देखते हुए गर्व से कहा, अगर योगेश भाई राजवंशी कुल से सहमत हैं, तो कृपया इस लड़के को मारने में मदद करें। ठीक उसी वक्त हर्ष राजवंशी ने अचानक देखा कि खून की एक बूंद योगेश के माथे से बह रही थी। उसकी तेज नजरों ने जल्दी ही योगेश के माथे पर एक छोटा सा घाव देख लिया और बहुत जल्द उसने योगेश के सिर के पिछले हिस्से से भी खून की एक और बूंद देखी। तुरंत ही हर्ष राजवंशी इतना स्तब्ध हो गया कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। योगेश इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग पार हो चुका था। ये घाव भले ही बहुत छोटा था, लेकिन ये किसी की जान ले सकता था। योगेश मर गया? हर्ष राजवंशी के दिमाग में जैसे ही अस्वीकार्य विचार आया, उधर योगेश का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। रेयांश को पहले से ही महसूस हो गया था कि उसके शरीर में अब जीवन नहीं बचा है। अब उसे जमीन पर गिरते देखकर रेयांश एक बार फिर साक्षी के रहस्य और शक्ति से चकित हो गया। साक्षी की पहचान शायद सच में बहुत बड़ी है। रेयांश ने अपनी नजरें हर्ष राजवंशी की तरफ घुमाई, जो योगेश की मौत से स्तब्ध था। जब उसने रेयांश को देखा तो तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, यह नामुमकिन है। योगेश मानव दिव्य कोर क्षेत्र का शक्तिशाली योद्धा था। तुम लोग उसे कैसे मार सकते हो? चाहे वो अजीब लड़की ही क्यों ना हो, यह असंभव है। योगेश के शव को देखते हुए उसे अचानक एक बात का ख्याल आया। तुरंत उसकी आंखों में पागलपन भर गया और वह रेयांश और नायक कुल के पूर्वज की तरफ देखकर जोर से हंसने लगा। योगेश मर गया। इस बार तुम्हारा नायक कुल सच में खत्म हो जाएगा। योगेश रक्त स्वर्ग संप्रदाय के 8 महान संरक्षकों में से एक था। तुमने रक्त स्वर्ग संप्रदाय के संरक्षक को मार दिया है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोग तुम्हें इस दुनिया में कैसे जीवित रहने देंगे? हाँ, तुम्हारा नायक कुल इस बार तो पक्का खत्म हो गया है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय में योगेश की स्थिति के बारे में रेयांश को सच में पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जब स्थिति बन गई है तो उसे भी इसे स्वीकार करना होगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय तो भविष्य की बात है। अभी सबसे जरूरी है राजवंशी कुल के इन दोनों हैवानों को खत्म करना। इस समय नायक कुल के पूर्वज भी योगेश की मौत से उबर आए। वो भी जानते थे कि रक्त स्वर्ग संप्रदाय के किसी को मारने के परिणाम कितने भयानक होंगे, लेकिन अब जब मार ही दिया है तो सबसे जरूरी है जल्द से जल्द मीरा देवी को बचाना, राजवंशी कुल के भाइयों को खत्म करना और गॉड फ्रूट हासिल करना। उस युवा को देखते हुए नायक कुल के पूर्वज ने जब 1 महीने पहले के रेयांश को याद किया, तो उनके बीच का विशाल अंतर और रेयांश की जबरदस्त प्रगति ने उन्हें हैरान कर दिया। रेयांश, तुमने मुझे जो आश्चर्य दिए हैं वे सामान्य नहीं है। 2 बार संकट को टालकर अकेले दम पर तुमने हमारे नायक कुल को बचा लिया। इस एहसान को मैं कैसे चुका सकता हूं? योगेश की मौत के बाद नायक कुल के पूर्वज और रेयांश दोनों जानते थे कि अब तेजी से काम निपटाना होगा। नायक कुल के पूर्वज ने तुरंत हर्ष राजवंशी को रोक लिया और रेयांश भी मीरा देवी को बचाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त रेयांश ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो हुआ। पहले से गंभीर रूप से घायल और जमीन पर पड़े अरुण राजवंशी ने अचानक छलांग लगाई और रेयांश से भी तेज गति से मीरा देवी के पास पहुंच गया। उसके खून से इसने हाथ अब मीरा देवी के माथे पर रखे हुए थे। लड़के, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस औरत का दिमाग फोड़ दूंगा। अरुण राजवंशी के इस क्रूर वाक्य ने तुरंत रेयांश को रुकने पर मजबूर कर दिया और हर्ष राजवंशी भी फिर से अरुण राजवंशी के साथ मिल गया। नायक कुल के पूर्वज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो रेयांश के साथ खड़े हो गए। सच में एक लहर थमी नहीं कि दूसरी उठ खड़ी हो गई। रेयांश ने ठंडी नजरों से उन दोनों को देखा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। सच में अदरक जितना पुराना होता है उतना ही तीखा होता है। इस अरुण राजवंशी की चोटें निश्चित रूप से उतनी गंभीर नहीं थीं जितनी लग रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया ताकि महत्वपूर्ण समय पर मेरी मां को बंधक बनाकर मुझे धमका सके, और मैं उसकी इस चालाकी को पकड़ नहीं पाया। ये सोचकर रेयांश ने खुद को बहुत कोसा। पहले उसने अपना सारा ध्यान शक्तिशाली योगेश पर लगाया था और अरुण राजवंशी के खतरे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह आदमी घायल होने का नाटक करेगा। भविष्य में जब मैं किसी को घायल करूं तो मुझे दयालु नहीं होना चाहिए। 10 उंगलियों को घायल करने से बेहतर है एक को काट देना। अगर दिल में दया रखी तो अंत में यही स्थिति होगी। अभी की स्थिति में मीरा देवी अरुण राजवंशी के बंधक में थी। अगर रेयांश ने कुछ किया तो अरुण राजवंशी निश्चित रूप से पहले ही पल में मीरा देवी को मार देगा।
फिर चाहे रेयांश राजवंशी कुल के दोनों भाइयों को मार दें और गॉड फ्रूट हासिल कर ले, लेकिन उसके दिल का दर्द शायद जीवन भर रहेगा। उस स्थिति में वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। पहले जब योगेश ने मीरा देवी पर हाथ उठाया था तो रेयांश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। अभी अभी साक्षी ने मुश्किल से योगेश को मार दिया था और रेयांश का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन अरुण राजवंशी के इस कृत्य ने फिर से रेयांश के अंदर आसमान छूने वाला क्रोध जगा दिया। रेयांश के शरीर से निकल रही गुस्से की लहरों को महसूस करते हुए नायक कुल के पूर्वज ने उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया और कहा, रेयांश, हाथ मत उठाना, सब्र रखो, इन बूढ़ी लोमड़ियों से निपटना मुझ पर छोड़ दो। फिर उन्होंने राजवंशी कुल के दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अरुण राजवंशी, हर्ष राजवंशी, तुम लोग पहले कुछ मत करो, जो भी शर्तें हैं बता दो, जब तक बहुत ज्यादा नहीं है हम मान लेंगे। हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह देखकर कि उन्होंने नायक कुल के लोगों की कमजोरी पकड़ ली है, वे दोनों संतोष से मुस्कुराए और एक दूसरे के इरादे समझ गए। इस समय अरुण राजवंशी का हाथ मीरा देवी के सिर पर धीरे धीरे घूम रहा था और उसके हाथ का खून पहले ही मीरा देवी के काले बालों को पूरी तरह खून से सना चुका था। रेयांश की गुस्से से भरी आंखों को नजरअंदाज करते हुए अरुण राजवंशी ने धीरे से कहा, बहुत आसान है, ये तीनों गॉड फ्रूट हमारे राजवंशी कुल के हैं और फिर ये छोटा हरामी अपनी एक बांह खुद काट दे। नायक कुल के पूर्वज और रेयांश तुरंत स्तब्ध हो गए। पहले ही 3 गॉड फ्रूट ऐसी शर्त थी जो नायक कुल के पूर्वज कभी नहीं मान सकते थे, और रेयांश से अपनी बांह काटने को कहना तो और भी असंभव था। राजवंशी कुल की योजना बहुत अच्छी थी। 3 गॉड फ्रूट से राजवंशी कुल के दोनों लोग दिव्यकोर क्षेत्र में पहुंच सकते थे, लेकिन दिव्यकोर क्षेत्र में पहुंचने से पहले वे इस अद्भुत रेयांश से डरते थे, इसलिए रेयांश से अपनी बांह काटने को कहा ताकि वे चैन से रह सकें। जब वे दिव्यकोर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो नायक कुल के लोगों का नाश निश्चित था। नायक कुल के पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है कि तुम लोगों में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। इतनी बड़ी मांग का क्या मतलब है? इतने सालों से एक दूसरे को जानते हुए हर्ष राजवंशी, तुम भी मुझे समझते हो। मेरी शर्त ज्यादा से ज्यादा 2 गॉड फ्रूट है, नहीं तो मैं यशांश आज मछली और जाल दोनों के टूटने का खतरा उठाकर भी तुम्हारे राजवंशी कुल से अंत तक लड़ूंगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे राजवंशी कुल के ज्यादा लोग मरते हैं या मेरे नायक कुल के। रेयांश की शक्ति अरुण राजवंशी से ज्यादा थी और अब नायक कुल राजवंशी कुल से पूरी तरह बेहतर था। अगर सच में इस हद तक मामला बढ़ गया तो परिणाम हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों को पता था, इसलिए उन्होंने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। हर्ष राजवंशी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, 2 गॉड फ्रूट तो दो, लेकिन हमारी एक और शर्त है। जब तक हम दिव्य कोर क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, मीरा देवी अस्थायी रूप से हमारे राजवंशी कुल में रहेगी। वैसे भी वो मेरे बेटे से शादी कर चुकी है, तो अब राजवंशी कुल की ही है। ये हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी की अंतिम सीमा थी, क्योंकि चाहे उन्हें 2 गॉड फ्रूट मिल जाएं, लेकिन अगर मीरा देवी जैसी बंधक उनके हाथ में नहीं रही तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए वे बंधक को अपने पास ही रखना चाहते थे। इस समय यह देखकर कि वो फिर से परिवार के लिए बोझ बन गई है, मीरा देवी गुस्से और परेशानी से भर गई। लेकिन दुर्भाग्य से वो लोहे की जंजीर इतनी कसी हुई थी कि वो अरुण राजवंशी के नियंत्रण से बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी। पिताजी, आप उनकी बात मत सुनो, मेरी परवाह मत करो। राजवंशी कुल के ये दोनों हैवान ऐसे लोग हैं जो 1 इंच देने पर हाथ भर लेते हैं। अगर आपने उन दोनों को दिव्य कोर क्षेत्र में पहुंचने दिया तो हमारे नायक कुल के लिए जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मीरा देवी ने आंसुओं के साथ नायक कुल के पूर्वज को देखा, फिर अंत में लगाव भरी नजरों से रेयांश को देखा। उसकी आंखों में उभरी जटिलता और दर्द को देखकर नायक कुल के पूर्वज का दिल दुख उठा। इस बेटी ने इस जीवन में जो दुख सहे हैं वो पिता के रूप में सब जानते थे। पिताजी, आपकी बेटी अपराधी है, मैं आपकी अंतिम सेवा नहीं कर पाऊंगी। इस जीवन का एहसान अगले जन्म में चुकाऊंगी। रेयांश को देखते हुए मीरा देवी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे और उसके गोरे चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अलविदा। ये कहकर मीरा देवी के चेहरे पर मुक्ति की मुस्कान आ गई। हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी के चेहरे तुरंत बदल गए। वे दोनों जान गए थे कि मीरा देवी आत्महत्या करने वाली थी। मीरा देवी की बात सुनकर नायक कुल के पूर्वज एक बार में ही उसके शब्दों का अर्थ समझ गए। वो मूल रूप से राजवंशी कुल के साथ शर्तों पर बात करना चाहते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के बीच ऐसी कोई शर्त संभव नहीं थी जो दोनों को संतुष्ट कर सके। और मीरा देवी ये देखकर कि उसकी वजह से परिवार इस मुश्किल में फंस गया था, साथ ही रेयांश के प्रति अपराधबोध से भरी हुई उसका दिल निश्चित रूप से दुखी था। इसलिए उसके मन में खुद को बलिदान करने का विचार आया। मीरा, तुम रुक जाओ, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है। तुम मुझे मूर्खता करके परेशानी में मत डालो। नायक कुल के पूर्वज की गरजती हुई आवाज ने तुरंत मीरा देवी को थोड़ा रोक दिया। इससे हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी, जो उसे अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे थे, राहत की सांस ली। इस समय मीरा देवी करुणापूर्ण मुस्कान के साथ हंस रही थी। पिताजी, आप मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। आगे क्या होगा
स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 62। नायक कुल के पास क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज राजवंशी कुल के ये दो बूढ़े कुत्ते मुझे लेकर आप सबको धमका रहे हैं। अगर मैं मर गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीरा देवी की आंखों में करुणा का भाव दिखाई दिया। उसने आखिरी बार रेयांश की ओर देखा। मूल रूप से वो सिर्फ मरने से पहले अपने इस बेटे को अच्छी तरह से देखना चाहती थी, लेकिन इस समय रेयांश की अजीब हरकत ने उसे संदेह में डाल दिया और वो रुक गई। इस समय हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी, साथ ही नायक कुल के पूर्वज, सभी ने रेयांश की ओर देखा। रेयांश पलटकर योगेश के शव के सामने आया और उस शव को देखने लगा। रेयांश जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नायक कुल के लिए कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसीलिए उसके पास केवल एक ही मौका था। योगेश, साक्षी ने मुझे कहा था कि मैं किसी पर भी आसानी से रक्त शोधन तकनीक का उपयोग न करूं, लेकिन इस बार मजबूरी है। और वैसे भी ये बूढ़ा कोई अच्छा आदमी नहीं था, तो इस बार मैं संकोच नहीं करूंगा। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। योगेश के शव को देखते हुए रेयांश को अचानक अपने पेट में असीम प्यास महसूस हुई। वो दिल में साफ जानता था कि जब तक वो राजवंशी कुल के दोनों लोगों पर हमला नहीं करता, वे दोनों निश्चित रूप से पहले मीरा देवी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिर मीरा देवी अभी भी उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर उन्होंने मीरा देवी को घायल किया और रेयांश को क्रोधित कर दिया तो सचमुच युद्ध होने पर किसी को भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। इस समय में वो आराम से योगेश के खून को शोधित कर सकता था और अपनी शक्ति को एक कदम और आगे बढ़ा सकता था। ये सोचकर रेयांश ने फिर से कदम उठाया। हालांकि पहले उसने फैसला किया था कि वो किसी पर भी आसानी से रक्त शोधन तकनीक का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण क्षण था और रेयांश को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जैसे ही रक्त शोधन तकनीक की ये दिव्य शक्ति उपयोग में आई, रेयांश के शरीर से तुरंत खूनी और हथियारी आभा प्रकट होने लगी। उस विचित्र और भयानक अनुभूति हर्ष राजवंशी और बाकियों को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जल्दी ही देखा कि योगेश की त्वचा की सतह पर अनगिनत खून की बूंदें जैसे जीवंत हो गई हों। खुशी से योगेश के शरीर से बाहर निकलने लगी और फिर तुरंत रेयांश के खून जैसे लाल रंग के कवच में समा गईं। रक्त शोधन तकनीक की इस दिव्य शक्ति ने धीरे धीरे योगेश के शरीर का सारा सार सोख लिया। योगेश ऐसा अस्तित्व था जिसका रेयांश बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। वो रेयांश द्वारा लड़े गए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी शक्ति ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली मानव दिव्य कोर क्षेत्र की थी, इसलिए उसके खून में विशाल मात्रा में शक्ति समाई हुई थी, जो मूल रूप से भरत राजवंशी से दसियों गुना अधिक थी। रक्त शोधन तकनीक की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में गंदगी को रेयांश के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। केवल वह सबसे शुद्ध खून की ऊर्जा रेयांश द्वारा शोधित और अवशोषित की गई, जो खून जैसी लाल चेतना शक्ति में बदलकर उसके डेंटियन में शामिल हो गई। डेंटियन में चेतना शक्ति असीमित रूप से बढ़ती जा रही थी। यह विस्तार की गति बहुत तेज थी। वो विशाल शक्ति रेयांश को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वो फट जाएगा। मानव दिव्य कोर क्षेत्र का विरासत रक्त सचमुच असाधारण है। वह विशाल मात्रा में खून जैसी लाल चेतना शक्ति पागलों की तरह रेयांश के ड्रैगन नसों में घूम रही थी। रेयांश ने फिर से महसूस किया कि उसका शरीर जैसे अनगिनत रक्त ड्रैगनों का घोंसला बन गया हो। अनगिनत रक्त ड्रैगन गर्जना कर रहे थे, इस खून जैसी लाल चेतना शक्ति को निगल रहे थे। जब योगेश का विरासत रक्त पूरी तरह से अवशोषित हो गया और शव पूरी तरह से सूख गया, तो इस समय रेयांश के शरीर की आभा पहले से कई गुना अधिक खूनी और भारी हो गई थी। शरीर के अंदर समुद्र की तरह उग्र रूप से फूटती हुई ऊर्जा ने उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोने के करीब पहुंचा दिया। इतनी अधिक चेतना शक्तियों के साथ अब ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला करने का समय आ गया है। ये सोचकर रेयांश ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी की नजर में रेयांश का यह कदम बेहद मूर्खतापूर्ण था, लेकिन साथ ही बहुत साहसी भी। इस समय अरुण राजवंशी पहले ही घायल हो चुका था। अगर अरुण राजवंशी घायल नहीं होता तो हर्ष राजवंशी पूरी तरह से नायक कुल के पूर्वज को रोक सकता था और अरुण राजवंशी को साधना में लीन रेयांश पर एक हमला करने देता। लेकिन अभी अरुण राजवंशी पहले ही घायल था और वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस समय रेयांश में अभी भी लड़ने की क्षमता है या नहीं। इसलिए दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। दोनों जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। छोटे भाई, यह लड़का पहले से ही इतना भयानक था, अब वो फिर से ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर की ओर बढ़ रहा है। बड़े भाई डरो मत, जब तक ये औरत हमारे हाथों में है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो जाए कोई फायदा नहीं। और जब खबर रक्त स्वर्ग संप्रदाय तक पहुंचेगी तो उनका नायक कुल निश्चित रूप से मुसीबत में फंस जाएगा। हमें बस गॉड फ्रूट प्राप्त करना है। हर्ष राजवंशी ने सिर हिलाया। नायक कुल के पूर्वज ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि रेयांश इस समय ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला करेगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अरुण राजवंशी और हर्ष राजवंशी दोनों इस समय रेयांश पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा रहे थे। उन्होंने भी राहत की सांस ली। रेयांश को और मजबूत होते देख उनके दिल में थोड़ी उत्तेजना थी। लेकिन ठीक इसी समय अचानक दो हवा चीरने की आवाजें आईं।
नायक कुल के पूर्वज और बाकियों ने देखा कि आने वाले अर्जुन नायक और यशवंत नायक थे। वे दोनों नायक कुल के युवाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजकर अभी अभी सिरोना पर्वत पर पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि लगभग 1 घंटे के समय में सिरोना पर्वत की स्थिति इतनी बदल जाएगी कि ये हालत हो जाएगी। इस समय हर्ष राजवंशी और घायल अरुण राजवंशी पीली पड़ी हुई मीरा देवी को बंधक बनाए हुए थे। उनके पास थोड़ी दूरी पर गॉड फ्रूट वृक्ष 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी पत्तियां लगभग पूरी तरह से सूख गई थीं। स्पष्ट रूप से वो पूरी तरह से पकने वाला था। और इस तरफ नायक कुल के पूर्वज और राजवंशी कुल के दोनों लोग आमने सामने खड़े थे। रेयांश थोड़ी दूर पर बैठा था। अर्जुन नायक और यशवंत नायक दोनों देख सकते थे कि इस समय वो साधना कर रहा था। उसके सामने एक सूखा हुआ शव था जो अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। इसलिए अर्जुन नायक और यशवंत नायक ये नहीं समझ पाए कि ये कौन था। लेकिन ये स्थिति उनके अनुमान से थोड़ी अलग थी। युद्ध पहले ही रुक गया है और अरुण राजवंशी घायल है। क्या रेयांश ने उसे घायल किया और फिर ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला करने लगा? अर्जुन नायक और यशवंत नायक दोनों यही सोच रहे थे। वे मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार होकर आए थे। उन्होंने सोचा था कि यहां आते ही उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अब युद्ध पहले ही रुक गया था। रेयांश की इस समय की स्थिति देखकर यशवंत नायक और अर्जुन नायक ने सिर हिलाया। अरुण राजवंशी घायल है, शायद पिताजी ने उस पर हमला किया। लेकिन अच्छी बात है कि रेयांश ठीक है। अब हम दोनों उसकी जगह ले सकते हैं और रेयांश को नायक कुल के काफिले के साथ भागने दे सकते हैं। अर्जुन नायक और यशवंत नायक ने यह सोचकर तुरंत नायक कुल के पूर्वज के पास गए। नायक कुल के पूर्वज ने उन्हें देखा तो तुरंत उनकी नजरें ठंडी हो गईं और ठंडी आवाज में बोले, तुम यहां क्या करने आए हो? कुल के बाकी लोग कहाँ हैं? अर्जुन नायक ने धीमी आवाज में जल्दी से कहा, मैंने पहले ही यशवीर और बाकियों को कुल के युवाओं और बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ कहीं और स्थानांतरित होने के लिए भेज दिया है। इस बार ऊपर आना रेयांश की जगह लेने के लिए था, ताकि वो भाग जाए और हमारे नायक कुल को फिर से उठा सके। नायक कुल के पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर से सिर हिलाया और धीरे से कहा, अगर मैं भी तुम लोगों की जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन तुम लोग रेयांश को बहुत कम आंक रहे हो। अर्जुन नायक और यशवंत नायक तुरंत चौंक गए। वे स्तर पार करते हुए रेयांश को देखते हुए संदेह में बोले, पिताजी, आपका मतलब है कि अरुण राजवंशी को उसने घायल किया? नायक कुल के पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, तुम लोग ही सोचो। अभी मीरा अभी भी उनके हाथों में है। हमें गॉड फ्रूट प्राप्त करना है और सुरक्षित निकलना है। यह आसान नहीं है। अर्जुन नायक और यशवंत नायक मूल रूप से अभी भी रेयांश द्वारा अरुण राजवंशी को हराने के सदमे में थे। इस समय अपनी बहन की पीली पड़ी आंखों को देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा भर गया। राजवंशी बूढ़े, जल्दी से मेरी बहन को छोड़ो। तुम्हारी क्या शर्तें हैं, बता सकते हो? अर्जुन नायक को भी वही बात कहते सुनकर हर्ष राजवंशी ने हंसते हुए व्यंग्य किया, तुम्हारे नायक कुल के लोगों की भावनाएं सोने से भी अधिक मजबूत हैं। यह सचमुच प्रभावशाली है। लेकिन अगर तुम वही नहीं करते जो मैं कहता हूं, तो मैंने जो दर्द सहा है वो तुम्हें भी सहना होगा। अर्जुन नायक का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? हर्ष राजवंशी ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मैं तुम्हारे बूढ़े बाप से कह चुका हूं, 2 गॉड फ्रूट। जब हम दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे तो ये मीरा देवी स्वाभाविक रूप से तुम लोगों को लौटा दी जाएगी। जब वे दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे तो नायक कुल वाकई खत्म हो जाएगा। अर्जुन नायक ने जब यह सुना, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। अभी भी संदेह में हो? यशांश, तुम्हारे पास समय है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। अगर अभी भी सहमत नहीं हुए तो बस एक ही रास्ता है, मछली और जाल दोनों का नाश। मैं पहले ही अपने 2 बेटे खो चुका हूं, आज मैं भी सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। हर्ष राजवंशी आक्रामक रूप से दबाव डाल रहा था, लेकिन नायक कुल के तीनों लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। और एक तरफ ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला करते हुए रेयांश को सभी ने लगभग भुला दिया था। केवल मीरा देवी की नजर अभी भी उस पर टिकी हुई थी। वो मूल रूप से तुरंत मरना चाहती थी, लेकिन रेयांश ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला कर रहा था। इस समय अचानक उसने ये किया, इसलिए मीरा देवी को अभी भी उससे थोड़ी उम्मीद थी। इस समय अर्जुन नायक ने धीमी आवाज में नायक कुल के पूर्वज से कहा, पिताजी, ऐसे चलता रहा तो कोई रास्ता नहीं है। यह अरुण राजवंशी पहले ही घायल है। अगर हम और समय बर्बाद करते रहे और उसे ठीक होने दिया तो फिर हम में से कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। जब अर्जुन नायक और यशवंत नायक के मन में संदेह होने लगा और मीरा देवी भी धीरे धीरे निराश हो रही थी, तभी अचानक एक गर्जनापूर्ण ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। एक शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी। अर्जुन नायक और यशवंत नायक इस आभा में अपने पैर भी ठीक से नहीं रख पा रहे थे। और इस समय सभी ने चौंक कर देखा कि जो रेयांश ने अभी अभी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हमला करना शुरू किया था, अब खड़ा हो गया था। उसका पूरा शरीर खून जैसे लाल ड्रैगन के कवच और नुकीली ड्रैगन की हड्डियों से ढका था। वह बेहद खूंखार दिख रहा था और सबसे महत्वपूर्ण थी उसकी आभा। इस समय रेयांश ने अपनी आंखें खोली। वे खून जैसी लाल और ठंडी पुतलियां, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल ठंडा पड़ गया। अपने शरीर में विशाल शक्ति को महसूस करते हुए रेयांश के दिल में मुस्कान आई।
मेरा ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वां स्तर। ड्रैगन सोल के रूप में बदलने के बाद का ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वां स्तर। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 63। सचमुच उनके 8वें स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। चेतना शक्तियों की 10 गुना गुणवत्ता और ड्रैगन सोल में रूप बदलने के बाद का शक्तिशाली ड्रैगन शरीर, दोनों ही रेयांश को सामान्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के आधार थे। सटीक रूप से कहें तो रेयांश के पास अब जो दो सबसे शक्तिशाली साधन थे वे ड्रैगन सील नहीं थे, बल्कि रक्त शोधन तकनीक और ड्रैगन सोल थे। ये दोनों उस रहस्यमय विरासत रक्त और ड्रैगन जेड की शक्तियां थीं। इससे पता चलता है कि ड्रैगन जेड और विरासत रक्त कितने रहस्यमय हैं। रेयांश की नजर मीरा देवी को बंधक बनाए हुए अरुण राजवंशी की ओर गई। रेयांश के शरीर पर इतनी शक्तिशाली आभा देखकर हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों अपनी खोपड़ी सुन्न होने का अनुभव कर रहे थे। लड़के, मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हारी मां की जान की मैं गारंटी नहीं दे सकता। रेयांश को धीरे धीरे पास आते देख अरुण राजवंशी अचानक हकलाने लगा और पास में खड़े हर्ष राजवंशी ने ड्रैगन सोल में रूप बदलने के बाद उसके इस परफेक्ट हत्यारे ड्रैगन शरीर को देखकर उसकी आंखें भी कांपने लगीं। दो बूढ़े कुत्तों, नफरत से भरा रेयांश जैसे प्राचीन काल का महान हिंसक जानवर लग रहा था। वह कदम दर कदम दोनों की ओर बढ़ता जा रहा था। जब सारा गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया तो रेयांश का शरीर अचानक गायब हो गया और अगले ही पल अरुण राजवंशी को चौंक कर एहसास हुआ कि उसकी रीढ़ थोड़ी ठंडी हो गई थी। फुस की आवाज आई। यह हड्डी के कील जैसे नुकीले हिस्से के दिल में घुसने की आवाज थी। रेयांश इस हालत में राजवंशी कुल के दोनों लोगों की तरफ बढ़ने लगा तो नायक कुल के पूर्वज भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि इस वक्त रेयांश शायद उन्हें हैरान कर देगा। और अर्जुन नायक और यशवंत नायक ने जब रेयांश की उस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया जो इतनी प्रबल थी कि उन्हें भी अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, तो वे भी स्तब्ध रह गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि नायक कुल आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। राजवंशी कुल के दोनों बुजुर्गों को नायक कुल के लोगों को धमकाने के लिए अपना रुतबा छोड़ना पड़ा। यह नायक कुल के पूर्वज की वजह से नहीं था, बल्कि रेयांश जैसे अद्भुत प्रतिभा की वजह से था। स्पष्ट था कि रेयांश पहले ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर में पहुंच चुका था और रेयांश के उस अजीबोगरीब रूपांतरण ने उसकी शक्ति को इससे कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था। अर्जुन नायक और बाकियों ने भी अनुमान लगाया कि रेयांश बीस्ट वॉरियर बन गया है, लेकिन रेयांश कैसे बीस्ट वॉरियर बना ये उनके दिलों में स्पष्ट नहीं था। हाल ही में इतनी सारी बातें हुई थीं और रेयांश आमतौर पर नायक कुल में नहीं होता था, इसलिए उन्हें पूछने का मौका भी नहीं मिला था। रेयांश शायद हमारी कल्पना से भी कहीं आगे निकल जाएगा। नायक कुल के तीनों पुरुषों ने इस वक्त यही भावनाएं व्यक्त की, खासकर यशवंत नायक जो पहले से ही रेयांश की ताकत बढ़ने की रफ्तार से हैरान थे। रेयांश की इस वक्त की हालत ने हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों को भी बेहद घबरा दिया था, लेकिन उन दोनों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि रेयांश की रफ्तार इतनी तेज होगी। बस आंख झपकते ही अरुण राजवंशी को महसूस हुआ कि रेयांश गायब हो गया था और अगले ही पल अचानक उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, फिर पीठ में दर्द हुआ। एक शक्तिशाली बल ने उसके शरीर में जोरदार प्रहार किया। दिल के हिस्से में चुभने वाला दर्द इतना तीव्र था कि अरुण राजवंशी दर्द से कांपने लगा। सिर झुकाकर जब उसने अपनी छाती से बाहर निकलती लाल रंग की हड्डी की नोक देखी तो अरुण राजवंशी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। ये नामुमकिन है। हालांकि दिल में विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन छाती में चुभने वाला वो दर्द और उसके शरीर को छेदती हुई वो हड्डी की नोक अरुण राजवंशी को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वो मरने वाला था। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी और पूरी दुनिया भी धुंधली पड़ती जा रही थी। अस्पष्टता में उसने देखा कि नायक कुल के पूर्वज और बाकी लोग हैरानी से उसकी पीठ की तरफ देख रहे थे। दरअसल अरुण राजवंशी भी अपनी पीठ के पीछे खड़े व्यक्ति को देखना चाहता था, लेकिन उसके पास अब समय नहीं था। धीरे धीरे धुंधली होती चेतना ने उसे बेहद थका हुआ महसूस करवाया, लेकिन पीछे के व्यक्ति के बारे में सोचते ही उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया कि उसे मारने वाला वो इंसान वो रेयांश ही था, जिसे वो पहले गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। जब आखिरकार उसे यह बात समझ आई तब उसकी चेतना पर फिर से शक्तिशाली प्रहार हुआ। अरुण राजवंशी अपार नफरत और असंतोष में जल्द ही पूरी तरह मर गया। रेयांश ने उसे झटका दिया तो तुरंत वो लाश दूर जाकर गिरी और जोर से नायक कुल के पूर्वज और बाकियों के सामने जा गिरी। इस वक्त सभी को आखिरकार इस सच्चाई का एहसास हुआ। नायक कुल के पूर्वज और बाकी तीनों ने अपने पैरों के पास पड़ी खुली आंखों वाली लाश को देखा, फिर रेयांश को देखा। तुरंत एक घूंट लार निकली और इतने उत्साहित हो गए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। और जब रेयांश ने पलक झपकते ही अरुण राजवंशी को मार दिया तो हर्ष राजवंशी पहले तो सन्न रह गया। जब अरुण राजवंशी की लाश उसके सामने पड़ी तो वो पहले तो बेहद गुस्से में आया, लेकिन तुरंत वो गुस्सा भयंकर डर में बदल गया। वो जल्दी से मुड़ा,
इस वक्त सिर्फ मीरा देवी ही उसके लिए आखिरी सहारा थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, ठंडी हथेली पहले ही उसकी गर्दन को पकड़ चुकी थी। वो शक्तिशाली पकड़ और उसकी अपनी शक्ति से कम न होने वाली चेतना शक्ति ने हर्ष राजवंशी को बता दिया कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो वो जरूर मर जाएगा। हर्ष राजवंशी धीरे धीरे रेयांश की पकड़ में गर्दन से उठाकर जमीन से ऊपर उठाया गया। नीचे की तरफ देखकर जब उसने वे ठंडी लाल आंखें देखी, फिर अरुण राजवंशी की मौत को याद करके इतने सालों तक जिंदा रहने वाला हर्ष राजवंशी आखिरकार डर गया। मौत की परछाई उसके सिर पर मंडराने लगी। हर्ष राजवंशी तुरंत डर से पीला पड़ गया और घबरा कर बोला, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि राजवंशी कुल के सभी लोगों को लेकर कुलई नगर छोड़ दूंगा और हमारे राजवंशी कुल की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। रेयांश ने ठंडी हंसी हंसी कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त नायक कुल के पूर्वज पहले ही ये सच्चाई स्वीकार कर चुके थे कि रेयांश ने अरुण राजवंशी को मार दिया था। वे तुरंत उसके पास आ गए। हर्ष राजवंशी की बेबस हालत देखकर नायक कुल के तीनों लोगों का मूड बहुत अच्छा था, खासकर नायक कुल के पूर्वज का। अपने जीवन भर के इस भाई को आखिरकार अपने हाथों हारते देखकर उनके दिल में तूफान उठ गया। भावनाएं उमड़ पड़ी। रेयांश, तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, है ना? जब हर्ष राजवंशी गिड़गिड़ाने लगा तो नायक कुल के पूर्वज ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए शांत स्वर में कहा। नायक कुल के पूर्वज का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि इस हर्ष राजवंशी को बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं रहने देना चाहिए। हर्ष राजवंशी तुरंत गुस्से से नायक कुल के पूर्वज की तरफ देखकर बोला, यशांश भाई, हम जिंदगी भर भाई रहे हैं, तुम इस वक्त इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने पहले तुम्हारी इतनी मदद की है, उस एहसान के बदले क्या तुम मुझे एक बार छोड़ नहीं सकते? नायक कुल के पूर्वज ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिस रात तुमने मेरे मुंह में स्वप्निल पुष्प डाला था उसी वक्त हम भाई नहीं रहे। रेयांश, रात लंबी होने से सपने ज्यादा आते हैं, हाथ चला दो। नायक कुल के पूर्वज के आखिरी 3 शब्द सुनते ही हर्ष राजवंशी की आंखों से आंसू निकल आए। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब उसे लगा कि रेयांश और नायक कुल के सभी लोगों के दिलों में उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था, तो हर्ष राजवंशी के दिल में आ गया कि इस बार वो पूरी तरह से मारा गया। ये सोच करके उसने नायक कुल के खिलाफ 2 बार इतने अच्छे से साजिश रची थी। आखिर में दोनों बार नायक कुल के हाथों हार गया, दोनों बार रेयांश के हाथों हार गया। इस युवा को देखकर जो भविष्य में बुलंदियों को छूने वाला था, हर्ष राजवंशी के दिल में असंतोष भर गया। उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि जब रेयांश पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ था, तब उनके राजवंशी कुल ने इस प्रतिभा को खत्म क्यों नहीं कर दिया? हर्ष, काश तुमने उस वक्त थोड़ा और क्रूरता दिखाई होती तो हमारे राजवंशी कुल को यह दुर्भाग्य नहीं भुगतना पड़ता। राजवीर शेन इतना रहस्यमय था, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उसका बेटा कैसे निकम्मा हो सकता है। ये सोचते हुए हर्ष राजवंशी निराश हो गया। लेकिन मीरा देवी को देखकर, अर्जुन नायक और यशवंत नायक को देखकर हर्ष राजवंशी अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और पागलों की तरह चिल्लाया, तुम मुझे मारो तो मार लो, लेकिन मीरा देवी के शरीर पर लपेटी गहरे नीले रंग की समुद्री लोहे की जंजीर को बिना चाबी के, और तुम्हारे पास हाई ग्रेड की आध्यात्मिक तलवार नहीं है, तुम कभी भी तोड़ नहीं सकते। यहां तक कहकर हर्ष राजवंशी को लगा कि शायद वह नायक कुल के लोगों को धमका सकता है। आखिर अगर मीरा देवी को जिंदगी भर इन जंजीरों में बंधे रहना पड़े तो यह जिंदगी जीने से भी बदतर होगा। लेकिन हर्ष राजवंशी को निराशा तब हुई जब नायक कुल के सभी लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन नायक ने शांत स्वर में कहा, लगता है बूढ़े कुत्ते हर्ष, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, जोशी परिवार ने हमारे नायक कुल को जो इनाम दिया है उसमें एक हाई ग्रेड की आध्यात्मिक तलवार भी है। हर्ष राजवंशी और भी ज्यादा निराश हो गया। अब उसे पूरी तरह से निराशा हो गई। इस वक्त उसे पूरी तरह से समझ आ गया कि वह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उस बात को याद करके हर्ष राजवंशी के दिल में अचानक बड़ा सुकून मिला। उसने पागलपन भरे चेहरे से नायक कुल के सभी लोगों को देखकर कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो बहुत आसान है, मैं हर्ष राजवंशी अब जीना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे नायक कुल में शायद अब बस तुम कुछ ही लोग बचे हैं। हा हा हा। यशांश, हमारे राजवंशी कुल की अभी भी खून की धारा बची है, लेकिन तुम्हारे नायक कुल का शायद अब वंश ही खत्म हो जाएगा। इस बार मैं तुमसे हारा नहीं हूं। हर्ष राजवंशी के इस वाक्य ने रेयांश और बाकियों के चेहरे का रंग बदल दिया। नायक कुल के पूर्वज को पता था कि अर्जुन नायक ने कुल के बाकी लोगों को स्थानांतरित किया था, लेकिन हर्ष राजवंशी की बात सुनकर स्पष्ट था कि सब कुछ राजवंशी कुल की निगरानी में था। यह सोचकर कि नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी अभी भी यहां नहीं थे, रेयांश और बाकियों की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अर्जुन नायक और यशवंत नायक के शरीर भी कांप गए, शायद खड़े भी नहीं रह सकते थे। नायक कुल के लोगों के दुखी चेहरे देखकर हर्ष राजवंशी जोर से हंसने लगा और बोला, नरेश और बाकियों की रफ्तार को देखते हुए इतना वक्त हो गया, शायद तुम्हारे नायक कुल की युवा पीढ़ी और बुजुर्ग औरतें इस वक्त सब मारे जा चुके होंगे। तुम्हारा नायक कुल आखिर में हार ही गया। अर्जुन नायक ने गुस्से भरी नजरों से हर्ष राजवंशी को देखा, फिर नायक कुल के पूर्वज की तरफ मुड़कर दुख से बोले, पिताजी, यशवीर और बाकी लोग,
रेयांश ने भी नहीं सोचा था कि आखिर में ऐसा होगा। उसके दिल में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। मरते वक्त भी इतना अहंकारी बूढ़े को देखकर रेयांश ने तुरंत अपने हाथों में जोरदार दबाव डाला और हर्ष राजवंशी को जिंदा ही गला दबाकर मार डाला। कुलई नगर का ये कभी का सबसे शक्तिशाली योद्धा। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 64। अब इस तरह से 16 साल के एक युवा के हाथों मर गया, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। रेयांश ने भी नहीं सोचा था कि महज 1.5 महीने में वो कुलई नगर का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। ये सब उस रहस्यमय ड्रैगन जेड और उस रहस्यमय विरासत रक्त की वजह से था। दादाजी, गॉड फ्रूट और मेरी माँ को मैं आपके हवाले करता हूँ। आराधना और बाकी लोगों को जरूरी नहीं कि कुछ हो गया हो। मेरी रफ्तार तेज है, मैं अभी उन्हें बचाने जाता हूँ। इस युवा को देखकर नायक कुल के पूर्वज ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे किसी और पर इतना भरोसा नहीं करते थे जितना रेयांश पर, क्योंकि अब रेयांश नायक कुल के पूर्वज की जगह ले चुका था और नायक कुल का मुख्य सहारा बन गया था। अगर कुछ महीने पहले किसी ने भविष्यवाणी की होती कि ऐसा होगा तो सभी लोग उसे पागल ही समझते, लेकिन अब यह सचमुच हो चुका था। आराधना नायक की आंखों में पहले ही आंसू आ गए थे। नायक कुल के सभी बुजुर्ग, औरतें और बच्चे कांपते हुए एक साथ सिकुड़ गए थे। इस वक्त जो एकमात्र लड़ाई में काम आ सकते थे वे सिर्फ आराधना नायक, लावण्या नायक और यशवीर नायक 3 लोग थे, और उनके सामने थे राजवंशी कुल के सबसे बड़े नरेश राजवंशी, चौथे धनंजय राजवंशी और ठीक हो चुके विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी। इस वक्त ये चारों मुस्कुराते हुए आराधना नायक और बाकी तीनों को देख रहे थे। उनमें से भीष्म राजवंशी ने हंसते हुए कहा, तो कैसा है आराधना, लावण्या, तुमने सोच लिया? तुम्हारा नायक कुल अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे और मेरे बड़े भाई के साथ चलो, तभी तुम्हारे पास जीने का रास्ता है। नायक कुल की तरफ राजवंशी कुल के 4 शक्तिशाली योद्धाओं के हमले से यशवीर नायक इस वक्त गिर चुका था। इस वक्त वो लावण्या नायक की गोद में लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, होंठों के कोने से खून के निशान हालांकि पोंछ दिए गए थे, लेकिन फिर भी नए निशान निकल रहे थे। इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा घायल था। लावण्या नायक पहले ही रोते रोते बुरी हाल हो चुकी थी। उसने गुस्से से भीष्म राजवंशी को देखते हुए कहा, तुम दोनों भाई मिलकर मेरे भाई पर हमला कर रहे हो, यह कैसी बहादुरी है? तुम राजवंशी कुल के लोग सब गंदे हो, सिर्फ औरतों को धमकाने और कमजोरों को सताने जैसे नीच काम ही कर सकते हो। लावण्या नायक की बात सुनकर भीष्म राजवंशी आराम से हंसते हुए बोला, लगता है तुम सामान्य से ज्यादा बेवकूफ हो। इस दुनिया में सिर्फ जीत और हार को महत्व दिया जाता है, प्रक्रिया को नहीं। अभी तुम्हारे दादाजी और वो छोटा जानवर 100% मेरे दादाजी और रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महान व्यक्ति के हाथों मारे गए होंगे। हम तो बस तुम्हारे नायक कुल के बचे खुचे लोगों को खत्म करके वापस जाकर जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है समय भी करीब आ गया है। मैं तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। तुम दोनों लड़कियों को हम सीधे उठा ले जाएंगे, बाकी सभी को मरना होगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय और मीरा देवी के अपहरण के बारे में आराधना नायक पहले ही सुन चुकी थी। ये सोचकर कि वे सब मर गए, सोचकर कि विशाल नायक कुल अब पूरी तरह बर्बाद हो गया, उनका दिल पूरी तरह टूट गया था। अगर अर्जुन नायक की आखिरी सलाह न होती तो ये बच्चे जो सुरक्षित माहौल में पले बड़े थे इस वक्त तक टिक भी नहीं पाते। इस वक्त विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी पहले ही नायक कुल के लोगों की तरफ चलने लगे थे। तुरंत नायक कुल की औरतों और बच्चों की चीखें गूंज उठी। अपने परिवार की तरफ देखकर आराधना नायक ने होंठ कांटे और यशवीर नायक से कहा, बड़े भाई, भ्रामक रोशनी कांच तलवार मुझे दे दो। विराट राजवंशी। आराधना नायक कुछ कदम आगे बढ़ी और सभी के सामने खड़ी होकर राजवंशी कुल के दोनों युवकों को ठंडी नजरों से देखने लगी। फिर अपने दांत भींचते हुए और आंसुओं को रोकते हुए साहस के साथ बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? विराट राजवंशी एक पल के लिए चौंका और भीष्म राजवंशी से नजरें मिलाई। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आराधना, आखिरकार तुम समझ ही गई। ये अच्छी बात है। तब लावण्या के साथ हमारे राजवंशी कुल में रहोगी तो कितना मजा आएगा, है ना? आराधना ने मानो उसकी चापलूसी भरी बातें सुनी ही नहीं, आंसू रोकते हुए बोली, बहुत आसान है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। विराट राजवंशी की जिज्ञासा जाग उठी। बोला, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मेरे को सुनाओ। सामने खड़ी इस युवती को देखकर नायक कुल के सभी लोग रो पड़े। तभी आराधना नायक ने दृढ़ता से कहा, पहली शर्त यह है कि इन्हें जाने दो। हमारे नायक कुल के सभी शक्तिशाली योद्धा तुम्हारे परिवार के हाथों मारे जा चुके हैं। ये बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा राजवंशी कुल इतना कायर तो नहीं होगा कि इन औरतों और बच्चों से भी डरे? विराट राजवंशी ने कुछ देर तक नायक कुल के उन रोते हुए लोगों को देखा। हालांकि उसके दादा का आदेश था, लेकिन यह सोचकर कि आराधना नायक को अपनी मर्जी से साथ चलने के लिए राजी किया जा सकता है, उसने इस शर्त को पहले मान लेने का फैसला किया। अभी इसे मान लेता हूं, जब इसे अपने हाथ में कर लूंगा तब बाद में लोग भेजकर इन सभी को मरवा दूंगा। वही बात तो है ना? बेचारी आराधना, हालांकि तेरा रूप सच में बेमिसाल है,
लेकिन मैं विराट राजवंशी भला ऐसा इंसान हूं जो अपना दिल किसी भी औरत पर लगा ले? जब मैं तुझसे खेल खेल कर थक जाऊंगा तो तुझे पन्ना महल में भेज दूंगा, या फिर सीधे रक्त स्वर्ग संप्रदाय में। भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी दोनों ही यही सोच रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए आराधना नायक की इस शर्त को मान लिया। हालांकि मेरे दादा का सख्त आदेश है, लेकिन आराधना, तुम्हारे लिए मैं अपने दादा की आज्ञा की अवहेलना करने को तैयार हूं। यकीन मानो, मेरे पिता भी मुझे समझ जाएंगे। विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी दरअसल बहुत भरोसे में थे। इस वक्त हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी पूरी तरह से नायक कुल के शक्तिशालियों को हरा चुके थे। वे 4 महान योद्धा लेकर आए थे। 2 ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर के और 2 ड्रैगन नस को तारानाथा क्षेत्र 7वें स्तर के। नायक कुल के ये बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे तो बड़ी आसानी से मारे जा सकते थे। वे खाली बैठे उब रहे थे, इसलिए थोड़ा और मजा लेने में कोई हर्ज नहीं था। भीष्म राजवंशी के पीछे खड़े धनंजय राजवंशी ने भौहें सिकोड़ी और बगल में खड़े नरेश राजवंशी से पूछा, बड़े भाई, वे इस तरह खेलते रहे तो समय बर्बाद होगा। कहीं पिताजी की योजना पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नरेश राजवंशी मुस्कुराए और बोले, योगेश तो मानव दिव्य कोर क्षेत्र का महान योद्धा है। उस बूढ़े यशांश से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके साथ पिताजी और छोटे चाचा भी हैं। नायक कुल के पास जिंदा वापस आने का क्या मौका है? विराट और भीष्म अभी अभी ठीक हुए हैं, उनके मन में अभी भी डर का साया है। आज इन्हें थोड़ा खेलने दो, जब थक जाएंगे तो खुद ही छोड़ देंगे। मुख्य बात यह है कि इनकी बढ़ती उम्र में कोई मानसिक छाया ना रह जाए। कहना पड़ेगा कि नायक कुल का वो नौजवान सच में बहुत दानवी आर्यन को था। उस युवक की याद आते ही नरेश राजवंशी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने हल्की सांस ली। काश हमारे राजवंशी कुल में ऐसी प्रतिभा पैदा होती। नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी की नजरों के सामने इस वक्त आराधना नायक ने सारा दबाव झेल लिया था। वो ठंडी और नफरत से भरी नजरों से विराट राजवंशी को देख रही थी। तभी विराट राजवंशी ने पूछा, आराधना, बताओ, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? आराधना नायक ने इस वक्त यशवीर नायक से एक लंबी तलवार ले ली थी। यह तलवार म्यान में छुपी हुई थी और सिर्फ पन्ने जैसी हरी मूठ दिख रही थी। उस तलवार से एक विशाल शक्ति निकल रही थी, जिसे देखकर नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी की भौहें सिकुड़ गईं। वे ये सोच रहे थे कि आखिर यह तलवार कहां से आई। तभी आराधना नायक तलवार को पकड़े हुए विराट राजवंशी के सामने पहुंच गई। उसने अपने दांत कसकर भींचे और आखिरकार बोली, विराट राजवंशी, ध्यान से सुनो, मेरी दूसरी शर्त यह है, मुझे हराओ। आराधना नायक के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजवंशी कुल के सभी लोग चौंक गए। नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी जल्दी ही समझ गए और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। भीष्म राजवंशी तो हंसते हंसते लौटपोट हो गया। विराट राजवंशी ने यह मांग भी नहीं, मांग सुनी तो हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह शर्त तो मैं पूरी तरह मान सकता हूं। आराधना, तुम डरना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। राजवंशी कुल के लोगों ने खुशी खुशी मान लिया, लेकिन नायक कुल की तरफ आराधना नायक की ऐसी शर्त सुनकर सबके चेहरे बदल गए। लावण्या नायक जानती थी कि आराधना उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तुरंत रोते हुए चिल्लाई, आराधना, मत करो। लेकिन आराधना नायक ने अपना फैसला कर लिया था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आखिरी बार नायक कुल के लोगों की तरफ मुड़कर देखते हुए आराधना नायक को बहुत कुछ याद आया। नायक कुल में बिताए सभी खुशी के पल याद आए। यहाँ की छोटी छोटी बातें याद आईं। अंत में उसे रेयांश की याद आई। याद आया कि कैसे उसने अपनी ताकत से स्थिति को पलट दिया था और पूरे नायक कुल को बचाया था। भैया, तुम मेरे आदर्श हो, आज मैं भी तुमसे सीखने जा रही हूँ। रेयांश की याद आते ही आराधना नायक के मन में एक शक्तिशाली आत्मविश्वास जाग उठा, मानो वह इंसान इस वक्त उसके पीछे खड़ा होकर उसे हौसला और प्रोत्साहन दे रहा हो। उसके पतले दुबले शरीर में मानो असीमित शक्ति भर गई थी। दृढ़ता से पलटते हुए आराधना नायक का हाथ तलवार की मूठ पर जा पहुंचा। आराधना की आंखों में दिख रहे संकल्प और दृढ़ता को देखकर विराट राजवंशी को इस पल अचानक एक भ्रम हुआ। उसे आराधना नायक में रेयांश की परछाई दिखाई दी। जानना चाहिए कि वह रेयांश तो उसका दुःस्वप्न था। विराट, तुम सच में पागल हो गए हो। विराट राजवंशी ने खुद पर हंसते हुए भीष्म राजवंशी को धीरे से पीछे धकेला और कोमल आवाज में आराधना नायक से बोला, ठीक है आराधना, तुम हमला करो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। विराट राजवंशी की यह मुस्कान बसंत की धूप जैसी गर्म थी, लेकिन आराधना नायक को देखने में जितनी घिनौनी लग सकती थी उतनी ही घिनौनी लग रही थी। एक गहरी सांस लेकर आराधना नायक की आंखें ठंडी पड़ गईं और फिर इसी पल उसकी छाया तेजी से विराट राजवंशी की तरफ लपकी। विराट राजवंशी हल्के से मुस्कुराया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। देखते देखते विराट राजवंशी करीब आता गया। आराधना नायक के होंठों के कोने धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान में मुड़ गए। विराट राजवंशी से करीब 10 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही आराधना नायक ने बेहद छोटे से पल में ही भ्रामक रोशनी कांच तलवार को पूरी तरह खींच लिया। विराट राजवंशी अभी भी मुस्कुराते हुए आराधना नायक का सामना कर रहा था। हमला करने का कोई इरादा नहीं था,
लेकिन उसके पीछे धनंजय राजवंशी और नरेश राजवंशी की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। जिस पल आराधना नायक ने तलवार खींची, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, और ठीक इसी पल वो चमकदार तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी। विराट राजवंशी की आंखों में आराधना नायक पूरी तरह एक परछाई में बदल गई थी। इस पल में आराधना नायक बिल्कुल असली नहीं लग रही थी। वो तलवार की रोशनी एक फूल जैसी दिख रही थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी। हर एक मानो प्रकृति द्वारा तराशी गई हो, अद्भुत रूप से सुंदर। विराट राजवंशी को लगा कि यह कोई तलवार की तकनीक नहीं बल्कि एक प्रदर्शन है। भ्रामक सात हत्या तलवार कला, भ्रामक तलवार फूल की छाया। जब विराट राजवंशी को सच में उस जानलेवा हमले का एहसास हुआ, तब तक आराधना नायक का पूरा हमला उसके शरीर को पूरी तरह। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 65 ढक चुका था। पहले जो सुंदर फूल की छाया थी, वो इस पल पूरी तरह तेज तलवारों में बदल गई थी। एक एक शक्तिशाली हत्या का इरादा इस पल पूरी तरह विराट राजवंशी पर केंद्रित हो चुका था। बेटे जल्दी बचो! धनंजय राजवंशी और नरेश राजवंशी की तनाव भरी आवाज पीछे से आई। विराट राजवंशी को भी इस वक्त एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस वक्त की आराधना नायक उसके लिए कोई फूल नहीं बल्कि एक तेज तलवार थी। मूल रूप से आराधना नायक तो सिर्फ ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर की थी, लेकिन जब उसने भ्रामक सात हत्या तलवार कला का इस्तेमाल किया, वो भी येलो रैंक हाई टियर की आध्यात्मिक तलवार भ्रामक रोशनी कांच तलवार के साथ, तो उसकी ताकत पूरी तरह ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर की सीमा से बाहर निकल गई और सीधे ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर के करीब पहुंच गई। और सबसे अहम बात यह थी कि विराट राजवंशी ने पहले आराधना नायक को बिल्कुल हल्के में लिया था। जब आराधना नायक का हमला पूरी तरह उस पर आने वाला था, तभी उसे एहसास हुआ, लेकिन इस वक्त पूरी तरह देर हो चुकी थी। बेहद घबराहट में विराट राजवंशी भयभीत हो गया। आराधना नायक का यह हमला उसकी उम्मीद से बाहर था। इस वक्त उसकी भावना वैसी ही थी जैसी तब थी जब रेयांश ने उसे हराया था। स्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। रेयांश के बारे में सोचते ही उसे अपनी निचली कमर पर एक ठंडक महसूस हुई। वो पागलपन भरा डर एक राक्षस की तरह तुरंत उसके दिल तक रेंगता चला आया। उसके लिए इस वक्त आराधना नायक अब आराधना नहीं रही थी, बल्कि रेयांश बन गई थी। सब कुछ एक पल में हो गया। इस पल में विराट राजवंशी ने सिर्फ आधी तैयारी के साथ नेदर के फिंगर का डेमन फिंगर इस्तेमाल किया और आराधना नायक की भ्रामक सात हत्या तलवार कला का सामना करने की कोशिश की, लेकिन भ्रामक रोशनी कांच तलवार से इस्तेमाल की गई। पूरी भ्रामक सात हत्या तलवार कला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? सभी की चौंकी हुई नजरों में तलवार की एक एक रोशनी ने उसकी उंगली की तकनीक को चकनाचूर कर दिया। आराधना नायक की ठंडी लेकिन दृढ़ आंखों में अनगिनत तलवार की रोशनियां पागलों की तरह विराट राजवंशी के शरीर पर बरसने लगी। तुरंत विराट राजवंशी की एक करके ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी आवाज सुनकर नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी दोनों का दिल टूट गया। उन्होंने एक गुस्से भरी चीख के साथ पागलों की तरह विराट राजवंशी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तभी आराधना नायक ने भ्रामक रोशनी कांच तलवार को म्यान में वापस रखा और तेजी से पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, खून की लालिमा थी, दृढ़ता थी, लेकिन पछतावा या डर बिल्कुल नहीं था। नायक कुल में सभी लोग सन्नाटे में थे, खामोशी से वापस आती आराधना नायक को देख रहे थे। दूसरी तरफ नरेश राजवंशी और धनंजय राजवंशी विराट राजवंशी के पास पहुंच चुके थे। इस वक्त विराट राजवंशी बड़ी बड़ी आंखों से आराधना नायक को देख रहा था। चेहरे पर अविश्वास था। उसके शरीर पर कपड़े कई टुकड़ों में कट चुके थे। जब नरेश राजवंशी ने विराट राजवंशी के शरीर को छुआ तो वो तुरंत सन्न रह गया, क्योंकि विराट राजवंशी का शरीर अचानक कई टुकड़ों में बिखर गया और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उस खून ने नरेश राजवंशी के कपड़े और आंखों को लाल कर दिया। विराट राजवंशी की इतनी बुरी हालत देखकर, ये विभाजित शव देखकर नायक कुल के छोटे बच्चों ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। कुछ तो उल्टियां करने लगे। लावण्या नायक ने यह शव देखा तो उसका दिमाग भी सफेद पड़ गया। वो ये सोचने लायक भी नहीं रही कि आगे क्या होगा। ये भी नहीं सोच पाई कि आराधना ने विराट राजवंशी को कैसे मार डाला। बस विराट राजवंशी का शव उसके दिमाग में गहराई से छप गया, जिससे उसका पेट मचलने लगा। यशवीर नायक भी सन्न रह गया था। उसने धीरे से सिर उठाया और सभी के सामने खड़ी उस पतली दुबली युवती को देखा और अपने होंठ कसकर काटे। आराधना, तुमने कमाल कर दिया। हालांकि यशवीर नायक ने धीमी आवाज में कहा था, लेकिन आराधना ने साफ साफ सुन लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी किसी को मारने का दिन देखना पड़ेगा। ये उसके द्वारा मारा गया पहला इंसान था और ये उसकी पूरी जिंदगी की सबसे यादगार हत्या थी। मन में भरा हुआ अनंत गुस्सा और नफरत, सिर्फ इसी तरह वह महसूस कर रही थी कि वह नायक कुल के योग्य है। अर्जुन नायक के जाने से पहले कही गई बातों के योग्य है। अपने बेटे को इस तरह मरते देखकर नरेश राजवंशी और बाकी लोग तुरंत क्रोध से भर गए। 3 लोगों को इस वक्त राक्षस बनते देखकर भी आराधना नायक में जरा भी डर नहीं था।
उसने अपने हाथ में भ्रामक रोशनी कांच तलवार को कसकर पकड़ा। नजरों में दृढ़ता थी। भैया, मेरा प्रदर्शन तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मृत्युलोक में जाकर आखिरकार मैं तुम्हारे सामने एक बार गर्व कर पाऊंगी। उस इंसान की याद आते ही आराधना ने आंखें बंद कर ली। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक 6 साल की उम्र की बात याद आ गई, जब रेयांश पहली बार उसके आगे खड़ा हुआ था। बचपन से ही मेरी रक्षा करने वाला यही है भैया। आराधना ने जब आंखें खोली तो नरेश राजवंशी और बाकी लोग राक्षस बन चुके थे और उसकी तरफ हमला करने आ रहे थे। ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर का दबाव ऐसा था कि आराधना नायक बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मौत की छाया इस पल पूरी तरह नायक कुल के सभी लोगों पर छा गई थी। अंत में आराधना नायक रो ही पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि दूर सिरोना पर्वत से एक खून जैसी लाल छाया पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि विराट राजवंशी की मौत आराधना के हाथों होगी। जब नरेश राजवंशी ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े हुए शरीर को देखा तो उस वक्त उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उनकी चेतना में सिर्फ एक ही शब्द बचा था और वो था हत्या। मारो गाउन हासकाना हत्या। पलटकर जब उसने नायक परिवार के सामने खड़ी उस दुबली पतली परछाई को देखा तो नरेश राजवंशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा, जिसे हमेशा एक महान प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था, अंततः इस नायक परिवार की छोटी लड़की के हाथों मारा गया। आराधना को कमजोर समझना एक बड़ा कारण था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था आराधना की अचानक बढ़ी हुई ताकत। बेटे की मौत के बाद नरेश राजवंशी पूरी तरह पागल हो गया। भीष्म राजवंशी विराट राजवंशी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था और इस वक्त उसका चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वहीं धनंजय राजवंशी का चेहरा भी लोहे की तरह काला पड़ गया था और उसकी दोनों आंखें जहरीली नजरों से नायक परिवार की तरफ घूर रही थी। नायक परिवार का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। धनंजय राजवंशी जब दांत पीसते हुए ये बात कह रहा था तब नरेश राजवंशी एक खूंखार अजगर की तरह गरजते हुए आराधना की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा। ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर की वो ताकत तूफानी लहरों की तरह थी और आराधना तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी नाव थी। इस तरह के तूफान में उसका एकमात्र परिणाम सिर्फ मौत ही था। आराधना पहले से ही इस नतीजे को जानती थी, इसीलिए उसने अपनी किस्मत को मान लिया था। उसे मौत से डर नहीं था, बस उसे दुख था कि उसकी वजह से दूसरे लोग भी मुसीबत में फंस गए थे। जब वो निराश हो रही थी तभी एक लाल रंग की परछाई अचानक उसकी नजरों में आई। तुरंत ही आराधना का दिल खुशी से भर गया। पहले से तनी हुई उसकी नसें इस पल पूरी तरह ढीली पड़ गईं। इस आकृति को देखते ही उसे अपार शांति महसूस हुई। रेयांश भाई। आराधना उस परिचित आकृति को अच्छे से जानती थी, वो रेयांश था। अगर नरेश राजवंशी की रफ्तार एक तेज हवा की तरह थी तो रेयांश एक विशाल तूफान की तरह था, जो तुरंत धनंजय राजवंशी और भीष्म राजवंशी को पीछे छोड़ते हुए नरेश राजवंशी की तरफ तेज रफ्तार में आ रहा था। पीछे से आती उस विशाल ताकत ने नरेश राजवंशी को, जो पागलों की तरह आराधना को मारने जा रहा था, आखिरकार नफरत से जगा दिया। उस शक्तिशाली ऊर्जा से उसे समझ आ गया कि भले ही वो आराधना को मार दें, लेकिन उसके पीछे वाला इंसान उसे भी मार देगा। नरेश राजवंशी नहीं जानता था कि उसके पीछे कौन था, लेकिन अपनी जान की फिक्र में उसने थोड़ा सा झिझका और इसी झिझक के पल में आराधना पीछे की तरफ हट गई। नरेश राजवंशी जब कुछ ही कदम आगे बढ़े तो अचानक एक जानलेवा खतरा उस पर छा गया। नरेश राजवंशी घबराते हुए पलटा। उसकी पुतलियां फैल गईं जब एक खून जैसी लाल आकृति तेजी से उसकी नजरों में आई। नरेश राजवंशी ने सिर्फ एक रूपरेखा ही देखी थी कि वो अपार ताकत, जिसका सामना करना नामुमकिन था, गरजती हुई उसके शरीर से टकरा गई। तुरंत ही एक जानलेवा दर्द पूरे शरीर में फैल गया। नरेश राजवंशी को इतना दर्द हुआ कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। भले ही उसने उस लाल आकृति की सिर्फ एक रूपरेखा देखी थी, लेकिन नरेश राजवंशी जानता था कि वो कौन था। रेयांश। सिर्फ रेयांश के ही शरीर पर खून जैसे लाल रंग का कवच होता था और सिर्फ वही नरेश राजवंशी में असहायता का भाव पैदा कर सकता था। जब रेयांश ने सिर्फ एक हमले से ही उसकी पूरी रक्षा प्रणाली को तोड़ दिया, तब नरेश राजवंशी समझ गया कि न सिर्फ वो हार गया बल्कि शायद राजवंशी परिवार भी हार गया। अगर राजवंशी परिवार हारा नहीं होता तो रेयांश इतना शक्तिशाली बनकर यहां कैसे आ सकता था। एक और हमले में रेयांश ने नरेश राजवंशी को जमीन पर पटक दिया। नरेश राजवंशी की छाती पर रेयांश का एक और मुक्का लगा। उस मुक्के पर मौजूद हड्डी के कांटे गहराई से उसकी छाती में घुस गए और उसके सीने और पेट को चीर फाड़ कर रख दिया। खून का एक फव्वारा छूटा जिसने तुरंत उसका पूरा चेहरा लाल कर दिया। नरेश राजवंशी उस भयंकर दर्द को सहते हुए अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसका पूरा नजारा खून जैसे लाल रंग में बदल गया था। उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। ऊपर की तरफ धुंधले से लाल रंग का सूरज था और इस रोशनी के नीचे एक खून जैसी लाल आकृति धीरे धीरे नरेश राजवंशी के पास से गुजर रही थी। वो खून जैसा लाल और बिल्कुल सही कवच नरेश राजवंशी की आंखों में हमेशा के लिए ठहर गया। आपने। नरेश राजवंशी की दुनिया अब अंधकार में डूब गई। नरेश राजवंशी को मारने के बाद रेयांश आराधना के सामने आ गया। इस रोती हुई छोटी बहन को देखकर रेयांश ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया।
आराधना ने भी रेयांश को कसकर पकड़ लिया और भी जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं से रेयांश के कपड़े गीले हो गए। उनके पीछे खड़ी लावण्या ने जब रेयांश को आते देखा और उस अत्यंत शक्तिशाली ताकत से नरेश राजवंशी को तुरंत मार डालते देखा, तो वो भी इतनी उत्साहित हो गई कि सांस लेना भूल गई। रेयांश का उसके दिल में स्थान उस दिन से तेजी से बढ़ने लगा था जब उसने युद्ध के मैदान में उसे हराया था। आज तक लावण्या नायक ने उसे पूरी तरह से नायक परिवार का सहारा मान लिया था। वहीं यशवीर नायक का सफेद पड़ा हुआ चेहरा अब लाल हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और सूरज की रोशनी में खड़ी उस खून जैसी लाल आकृति को देखा। इस पल तक उसने पूरी तरह हार मान ली थी। वही असली प्रतिभाशाली है। मैं यशवीर नायक उसके सामने बस एक आम इंसान ही हूं। नायक परिवार के सभी लोग अब रेयांश को देख रहे थे। पहले से निराश दिलों को अब पूरी तरह राहत मिल गई थी। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि एक दिन रेयांश उन सभी का रक्षक बनेगा। जैसे ही रेयांश आया, वो सभी जानते थे कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है और नायक परिवार भी जीत के अलगता है। रेयांश को देखते हुए सभी की नजरें जटिल और उत्साहित थीं। इस वक्त रेयांश धीरे से आराधना के बालों को सहला रहा था और उसकी कोमल आवाज आराधना नायक के कानों में गूंजी। आराधना, माफ करना, इस बार भाई देर से आया और तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। आराधना का दिल जो पहले से कसा हुआ था अब आखिरकार ढीला पड़ गया। उसका दिल खुशी और राहत से पूरी तरह भर गया था। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 66। दिल में ढेर सारी बातें थी जो वो रेयांश को बताना चाहती थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। इस बार तुम बहुत बहादुर रही, मेरी बहन होने का हक अदा किया। रही बात उन बदमाशों की जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, तो उनका सिर्फ एक ही नतीजा है और वो है मौत। जब नरेश राजवंशी रेयांश के सिर्फ 2 हमलों में ही मर गया, तो धनंजय राजवंशी और भीष्म राजवंशी को अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरा डर महसूस हो रहा था। उन्हें यह सोचने का समय नहीं था कि रेयांश राजवंशी परिवार के जाल से कैसे बच निकला या वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इस वक्त जब रेयांश हवा की तरह आया और इतनी भयानक ताकत के साथ नरेश राजवंशी को मार डाला, तो उनका दिल पूरी तरह डर से भर गया। भीष्म राजवंशी को कभी नहीं लगा था कि कभी नायक परिवार का एक साधारण सदस्य रहा रेयांश उसमें इतना डर पैदा कर देगा। वो और धनंजय राजवंशी दोनों ने भागना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से पागलों की तरह भागे। भागते भागते धनंजय राजवंशी का दिमाग थोड़ा साफ हुआ, लेकिन जितना साफ होता गया उतना ही डर बढ़ता गया। वो यहाँ कैसे आ गया? इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या पिताजी की इतनी सारी तैयारियां उसे मार नहीं पाई? दिव्यकोर क्षेत्र के महान योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये लड़का इतना खतरनाक कैसे हो गया? धनंजय राजवंशी के दिल में तूफान उठने लगा। इस वक्त वो पहले ही सिरोना पर्वत में घुस चुके थे। पहले तो उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक खून जैसी लाल आकृति अचानक उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। धनंजय राजवंशी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरे हाथों में आकर तुम भागना चाहते हो? रेयांश की ठंडी आवाज धनंजय राजवंशी के कानों में गूंजी। धनंजय राजवंशी ने रेयांश की बात सुनी ही थी कि सामने की आकृति गायब हो गई। फिर उसे महसूस हुआ कि एक के बाद एक ताकतवर हमले उसके शरीर में घुसते जा रहे हैं और उसके पूरे शरीर को बर्बाद करके एक लाश में बदल रहे हैं। क्यों? धनंजय राजवंशी ने सिर्फ 3 शब्द बोले और रेयांश ने फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स से उसके पूरे अंदरूनी अंगों को कुचल दिया। उसकी चेतना तेजी से गायब हो गई। इस वक्त धनंजय राजवंशी की आंखें बड़ी खुली रह गईं और उसके चेहरे पर विश्वास न होने का भाव था। उसकी लाश को गिरते देख रेयांश ने सिर हिलाया। तुम कोई भी क्यों नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि हम दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। वो फिर से वहां से गायब हो गया और उससे भी दूर भाग रहे भीष्म राजवंशी की तरफ दौड़ पड़ा। भीष्म राजवंशी अभी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन रेयांश की तेज रफ्तार से बच नहीं सकता था। इस वक्त भीष्म राजवंशी भी सिरोना पर्वत में घुस चुका था। जब उसने देखा कि रेयांश धनंजय राजवंशी का पीछा कर रहा है, तो भीष्म राजवंशी ने राहत की सांस ली और जहरीली नजरों से सोचा, नायक परिवार, आज अगर मैं भीष्म राजवंशी बच निकला तो मैं कड़ी मेहनत से साधना करूंगा। जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तब तुम्हारे नायक परिवार का अंत आ जाएगा। सच में? यह आवाज भीष्म राजवंशी के पीछे से आई। भीष्म राजवंशी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। फिर उसे एक शक्तिशाली ताकत महसूस हुई जो उसके शरीर पर लग रही थी। इस विशाल ताकत के सामने उसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी और वो पीछे की तरफ खींचा जाने लगा। वो जानता था कि रेयांश ने उसे पकड़ लिया है। भीष्म राजवंशी ने कभी इतनी तेजी से यात्रा नहीं की थी, यहां तक कि उसके दादाजी भी उसे इतनी तेजी से कभी नहीं ले जा सके थे। उसे लगा कि चारों तरफ हवा की सनसनाहट हो रही है और आसपास के दृश्य भी साफ नहीं दिख रहे, और तभी रेयांश का चेहरा उसके सिर के पास आ गया। इस भीष्म राजवंशी के भयभीत चेहरे को देखकर रेयांश मुस्कुराया। तुमने ये बात कही है तो अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रेयांश की बात सुनकर भीष्म राजवंशी डर के मारे घबरा गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि रेयांश उसे नायक परिवार के सभी लोगों के सामने ले आया है।
इतने सारे लोगों को ठंडी नजरों से खुद को देखते देख भीष्म राजवंशी का पहले का रौब पूरी तरह गायब हो गया। वो बेबसी से रेयांश के सामने घुटनों के बल गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं भीष्म राजवंशी इस जन्म में बैल घोड़े की तरह भी तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। भीष्म राजवंशी की यह बेबस हालत रेयांश को और भी घृणा से भर रही थी। अचानक रेयांश को याद आया कि पहले भीष्म राजवंशी उसके सामने कितना अभिमानी था और अब वो उसके सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांग रहा है। रेयांश के दिल में भावनाओं का तूफान उठने लगा। यह सब ताकत की वजह से है। पिताजी ने मुझे कभी गलत नहीं बताया। उनकी हर बात सोने की तरह कीमती है। मुझे अपनी वर्तमान क्षमता से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वरना एक दिन मुझे भी किसी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। भीष्म राजवंशी को इस हालत में देखकर नायक परिवार के लोगों को सिर्फ घृणा महसूस हो रही थी, खासकर लावण्या नायक को। पहले भीष्म राजवंशी उसकी नजरों में एक सुंदर और सभ्य युवक था। रेयांश जैसे अय्याश की तुलना में वो हजारों गुना बेहतर था। लावण्या नायक ने सिर्फ यह कल्पना की थी कि रेयांश भीष्म राजवंशी के सामने घुटने टेक रहा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भीष्म राजवंशी रेयांश के सामने घुटने टेकेगा, और वो भी इतनी बुरी तरह। भीष्म राजवंशी के पहले के रौब को याद करते हुए, उसे याद करते हुए कि उसने उसके सगे भाई यशवीर नायक को कैसे घायल किया था, लावण्या नायक को भीष्म राजवंशी के प्रति सिर्फ भयंकर गुस्सा और नफरत महसूस हो रही थी, खासकर इस वक्त जब वो नायक परिवार के बुजुर्गों की जिंदगी और मौत के बारे में नहीं जानती थी। इसलिए भीष्म राजवंशी को मारने की इच्छा नायक परिवार के सभी लोगों में सबसे ज्यादा उसमें थी। अचानक रेयांश ने लावण्या नायक की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, लावण्या दीदी, आप आओ और इसे मार डालो। रेयांश ने अचानक उसे बुलाया तो लावण्या नायक पहले तो चौंक गई। लावण्या, जाओ, भीष्म राजवंशी को मार डालो, तुम्हें भी बड़ा होना चाहिए। यशवीर नायक की आवाज धीरे से उसके कानों में आई। लावण्या नायक ने अपने घायल भाई को देखा, फिर रेयांश और आराधना नायक को देखा। उसे याद आया कि आराधना ने खुद विराट राजवंशी को मार डाला था। लावण्या नायक उसकी बहुत प्रशंसा कर रही थी, और अब क्या वो भी भीष्म राजवंशी को मार सकती थी? यह सुनकर भीष्म राजवंशी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। रेयांश के उस शांत भाव को देखकर वो जान गया कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। वो लावण्या नायक को बंधक बनाने के लिए उठा, लेकिन रेयांश को उसके इरादे का अंदाजा कैसे नहीं हो सकता था। भीष्म राजवंशी ने अभी हरकत की ही थी कि उसकी छाती पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर गया। इस वक्त उसे लगा कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हैं। पूरे शरीर में फैला दर्द इतना था कि वो हिल भी नहीं सकता था। आराधना, तलवार मुझे दो। लावण्या नायक की ठंडी आवाज भीष्म राजवंशी के कानों में गूंजी। भीष्म राजवंशी डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया और तुरंत बोला, लावण्या, ऐसा मत करो, कृपया मत करो। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता था, वरना मैं तुम्हें पहले वो पन्ने का हार और वो झुमके क्यों भेजता। भीष्म राजवंशी की बात खत्म होते ही वो पन्ने का हार और चमकदार झुमके उसके चेहरे पर फेंक दिए गए। उस चांदी की चमक के बीच भीष्म राजवंशी ने एक बड़ी भ्रामक रोशनी कांच तलवार की छाया देखी। झट से उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी चीज उसके दिल में घुस गई। धुंधले में लावण्या नायक का सुंदर चेहरा उसकी नजरों में आया, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगी। भ्रामक रोशनी कांच तलवार को भीष्म राजवंशी के दिल में घूमकर लावण्या नायक जमीन पर बैठ गई और खोई खोई सी हंसने लगी। भीष्म राजवंशी, तुमने पहले कहा था कि अगर मैं तुम्हारा दिल खोल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं। अब मैंने सचमुच ये कर दिया और मुझे साफ दिख गया। जवाब है नहीं। रेयांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, पागल मत बनो। ऐसे इंसान के दिल में तो सिर्फ गंदा खून होता है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कहां जगह होगी। नायक कुल के होंगवू हॉल के अंदर इस वक्त परिवार के तकरीबन सभी अहम लोग मौजूद थे। सभी लोग अभी अभी कुलई नगर के बाहर से लौटे थे। पहले जो रोमांचक और खतरनाक लड़ाई हुई थी वो आखिरकार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब नायक परिवार के सभी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इस बार नायक परिवार का अनुभव भले ही रोमांचक और खतरनाक रहा हो, लेकिन आखिर में सभी तकरीबन बिना किसी नुकसान के बच गए थे। सभी लोग जानते थे कि यह सब किसकी वजह से संभव हुआ था, इसलिए इस वक्त होंगवू हॉल में बैठे सभी लोग बार बार अपनी आंखों के कोने से उस शांत बैठे युवक की तरफ देख रहे थे। राजवंशी कुल का मामला आखिरकार सुलझ गया था और नायक कुल को बड़ी जीत मिली थी। एक ही झटके में राजवंशी कुल की मुख्य ताकत खत्म हो गई थी। राजवंशी कुल के बाकी लोग भी कुलई नगर से भाग चुके थे। ये छोटे बच्चे और औरतें अब नायक कुल के लिए कोई खतरा नहीं थे, इसलिए सभी जानते थे कि राजवंशी कुल का इस बार सफाया हो गया था। कुलई नगर में आई यह भयंकर तूफान की खबर दूसरी ताकतों को भी स्पष्ट रूप से मिल चुकी थी। जब उन्हें नतीजे का पता चला तो सभी के दिलों में सिर्फ एक ही नाम बस गया, और वो था रेयांश। राजवंशी कुल ने 2 बार जानलेवा हमले किए थे, लेकिन दोनों बार रेयांश की वजह से ही स्थिति पलट गई और आखिर में जीत हासिल हुई। यह लगभग ऐसा ही कहा जा सकता था कि अगर रेयांश नहीं होता
तो शायद नायक परिवार के लोग इस वक्त पाताल लोक की आत्माएं बन चुके होते। नायक परिवार के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए इस वक्त वो जिस नजर से रेयांश को देख रहे थे वो 1 महीने पहले से बिल्कुल अलग थी। इस तरह की श्रद्धा भरी लेकिन थोड़े डर से मिली नजरों ने रेयांश के दिल में अनगिनत भावनाएं जगा दी। इस वक्त ऊपर बैठे नायक कुल के पूर्वज यशांश अपने विचारों से बाहर आए और उन्होंने सभी को एक नजर से देखा। आखिर में उनकी नजर रेयांश पर टिक गई और उन्होंने कहा, हमारे नायक परिवार पर 2 बार बड़ी मुसीबत आई, लेकिन आखिर में हम बड़ी मुसीबत से बच गए। बल्कि ये कहा जाए कि हमें जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ये सब सिर्फ एक ही इंसान की वजह से संभव हुआ। यशांश की आवाज में थोड़ी भावुकता आ गई थी। सभी जानते थे कि उनके दिल में कितनी कृतज्ञता और उत्साह था। वही था जिसने राक्षस शिकार प्रतियोगिता में राजवंशी कुल के युवकों को हराया और तुम सभी को बचाया। फिर उसने राजवंशी कुल के युवकों को बंधक बनाकर जहर खा चुके हम लोगों को बचाया। और आज भी वही था जिसने हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी को हराया, यहां तक कि मानव दिव्य कोर क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा को भी परास्त किया। और आखिर में एक बार फिर तुम सभी को बचाया। भावुक होते हुए सभी की आंखों में स्पष्ट रूप से आंसू चमकने लगे, खासकर मीरा देवी की। इस बार इतनी बड़ी घटना का अनुभव करने के बाद उनका दिल बहुत कमजोर हो गया था। सामने बैठे उस शांत युवक को देखकर उनके दिल में किसी और से कहीं ज्यादा भावनाएं उमड़ रही थीं। आखिरकार वो उनका अपना बेटा था। आखिरकार उन्होंने कभी उसे कम आंका था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनके द्वारा कम आंके जाने की वजह से ही रेयांश को मजबूत बनने की प्रेरणा मिली। यशांश ने इस वक्त रेयांश की तरफ सिर हिलाते हुए कहा, रेयांश, तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझ बूढ़े को ये सोचने पर कर दिया है। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 67 कि तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं। मैं जानता हूं कि पहले हम सभी ने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ाई लड़ी। सच कहूं तो इस बूढ़े को अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ धन्यवाद कहना मेरी अभी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काफी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अब से नायक परिवार तुम्हारा सच्चा घर है। पहले हमने तुम्हारे साथ जो कमियां की हैं, उन्हें हम आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करके पूरा करेंगे। यशांश ने जो कुछ भी कहा वो सब दिल से था और नायक परिवार के सभी लोग इससे पूरी तरह सहमत थे। अचानक इस तरह का व्यवहार पाकर रेयांश थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग मुझे ऐसे मत देखिए। भले ही मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं इतनी सारी श्रद्धा और प्यार भरी नजरों को सहन नहीं कर सकता। रेयांश की मजाकिया बात सुनकर नायक परिवार की सभी महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन नायक और बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया और उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। घमंड मत करो। अगर मैंने उस आदमी को नहीं मारा होता तो आज तुम्हारा यह दिन भी नहीं आता। अपनी तलवार के अंदर इस वक्त जाग चुकी साक्षी ने अपने होंठ फुलाते हुए व्यंग्य से कहा, लेकिन उसके खुश चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रेयांश के आज के दिन के लिए खुश थी। यशांश भी मुस्कुराते हुए सिर हिला रहे थे और बोले, रेयांश, तुम इन बातों की परवाह नहीं करते, लेकिन मैं इन्हें कहकर खुद को दिखावटी बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं कुछ व्यावहारिक बात कहता हूं। अब कुलई नगर में राजवंशी कुल नहीं है। अब से यहां सिर्फ नायक कुल का राज होगा। राजवंशी कुल को खत्म करके हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और सबसे अहम चीज ये 3 गॉड फ्रूट हैं। रेयांश, ये गॉड फ्रूट पूरी तरह से तुम्हारी मेहनत का फल है, इसलिए इन्हें कैसे बांटना है ये अब मैं तुम्हें सौंपता हूं। यशांश की आंखों में सच्चाई थी। रेयांश जानता था कि वो सच में ये कह रहे हैं, लेकिन उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नाना जी, आप परिवार के मुखिया हैं, ये चीज तो आपको ही। ऐसा मत कहो। ऐसा कहकर तुम मुझ बूढ़े की इज्जत कहाँ रख रहे हो। अगर तुम अभी भी मुझे अपना नाना मानते हो तो ये गॉड फ्रूट ले लो। ये कहते हुए वो अपने आकाशीय थैली से गॉड फ्रूट निकालने वाले थे। रेयांश को कोई चारा नहीं मिला और उसने कहा, ठीक है, तो मैं अभी से बांट देता हूं। गॉड फ्रूट 3 है, मेरे लिए एक ही काफी है। दूसरा नाना जी आपको। आप परिवार के मुखिया हैं और नायक परिवार को भी दिव्य कोर क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है जो परिवार की रक्षा कर सके, इसलिए आप किसी भी हाल में इनकार नहीं कर सकते। रेयांश ने दृढ़ता से कहा और यशांश भी उसका मतलब समझ गए, इसलिए उन्होंने भी सिर हिलाया। सच में अभी नायक परिवार में सिर्फ वही ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर के थे। सिर्फ वही कम समय में दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और इस परिवार को संभाल सकते थे। और आखिरी वाले के बारे में रेयांश ने अपनी नजर अर्जुन नायक और मीरा देवी की तरफ घुमाई। जब उसने मीरा देवी को देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। वो दरअसल ये चीज सीधे मीरा देवी को देना चाहता था ताकि बाद में मीरा देवी शक्तिशाली हो जाएं और खतरा भी कम हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि जितना शक्तिशाली इंसान होता है उतना ही उसे तूफान का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उसने कहा, अभी जो लोग ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वां स्तर पर हैं वो हैं बड़े मामा और मेरी माँ। तो ऐसा तय करते हैं कि जो भी पहले ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंचेगा ये गॉड फ्रूट उसका होगा। कैसा रहेगा। रेयांश के इस फैसले पर नायक परिवार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। अब उनके लिए परिवार की सुरक्षा सबसे अहम थी और कौन शक्तिशाली बनता है
उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन दो बड़ी मुसीबतों का अनुभव करने के बाद अब नायक परिवार के सभी लोग आखिरकार एकजुट हो गए थे और एक साथ मजबूती से खड़े थे। यशांश की नजर दरवाजे की तरफ घूमी। उन्होंने दरवाजे के बाहर धीरे धीरे लाल होते आसमान को देखा, जहां शाम की लाली फैल रही थी और सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। कल जब सूरज निकलेगा तो हमारा नायक परिवार भी सच्चे अर्थों में नए जीवन का सामना करेगा। यशांश की कल्पना में एक नया परिवार कुलई नगर में उभरने वाला था। इस परिवार में न सिर्फ दिव्य कोर क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा होंगे, बल्कि एक अद्भुत स्तर का प्रतिभाशाली योद्धा भी होगा। यशांश के सहारे के साथ और रेयांश की विशाल क्षमता के साथ नायक परिवार के सभी लोग बहुत आश्वस्त थे। लेकिन जब सभी लोग आखिरकार शांति से विकास करने की खुशी में डूबे हुए थे, तब रेयांश की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। गॉड फ्रूट बांटने के बाद उसने मेज पर थपथपाते हुए धीरे से कहा, सभी लोगों को बता दूं कि सिरोना पर्वत में जो योगेश मरा था, वो सूर्यकांत जिले के रक्त स्वर्ग संप्रदाय के 8 रक्षकों में से एक था। इस बात को याद करते ही अर्जुन नायक का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने सावधानी से पूछा, योगेश इस गॉड फ्रूट के लिए आया था? शायद वो चुपचाप कुलई नगर आया था। अगर ऐसा है तो शायद उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमने उस पर हमला किया है। यशांश की भौहें भी फिर से सिकुड़ गईं और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, रक्षक स्तर के व्यक्ति की मौत हो जाए तो वो लोग जरूर जांच करेंगे। योगेश और राजवंशी कुल के बीच अच्छे संबंध थे, तो वो लोग आसानी से कुलई नगर तक पहुंच जाएंगे। कुलई नगर में क्या हुआ, ये जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। यशांश की ये बात सुनकर नायक परिवार के बाकी लोगों के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। पहले का हल्का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन नायक ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, यह वाकई हमारे नायक परिवार का मुसीबतों भरा समय है। पिताजी, क्या आप उस रक्त स्वर्ग संप्रदाय की वास्तविक स्थिति जानते हैं? यशांश का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, रक्त स्वर्ग संप्रदाय विशाल सूर्यकांत जिले में शायद बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन हमारे इस इलाके में उनकी धाक बहुत है। कहा जाता है कि रक्त स्वर्ग संप्रदाय में कुल 8 रक्षक और 4 वरिष्ठ बुजुर्ग हैं। उनमें से हर एक कम से कम मानव दिव्य कोर क्षेत्र की ताकत का है, और 4 वरिष्ठ बुजुर्ग तो मानव दिव्य कोर क्षेत्र के पूर्ण स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। और अफवाहों के मुताबिक रक्त स्वर्ग संप्रदाय का मुखिया भयानक पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। यशांश के इस वाक्य के बाद नायक परिवार के लोगों ने एक साथ गहरी सांस ली। रेयांश का चेहरा भी बहुत खराब हो गया। एक राजवंशी कुल और एक योगेश का सामना करते हुए हमारा नायक परिवार इतनी मुश्किल में पड़ गया था। अगर अब हमें इस रक्त स्वर्ग संप्रदाय का सामना करना पड़ा तो हमारा ये छोटा सा परिवार तो 10,000 बार मर जाएगा। मैं आज नायक परिवार की रक्षा करते पाया, लेकिन क्या मैं भविष्य में भी कर पाऊंगा? मानव दिव्य कोर क्षेत्र में नए प्रवेश किए व्यक्ति से भी मैं भी जीत पाऊंगा या नहीं, यह पक्का नहीं है। मानव दिव्य कोर क्षेत्र के पूर्ण स्तर की तो बात ही छोड़ दो, और पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। क्या नायक परिवार वाकई आगे नहीं बढ़ पाएगा? सिर उठाकर आराधना और मीरा देवी को देखते हुए, वो दोनों वही थीं जिनकी रक्षा करने की रेयांश ने कसम खाई थी। उन्हें देखकर रेयांश के दिल में थोड़ा विश्वास आया। कहा जा सकता है कि इस विशाल जिम्मेदारी ने उसे जबरदस्ती संभाल लिया था। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। अगर ऐसा होगा तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। दिल पर दबाव तुरंत और भारी हो गया। पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र के बारे में सोचकर रेयांश को पहले असहायता महसूस हुई, लेकिन फिर उसके अंदर लड़ने की भावना जाग उठी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर नायक परिवार को खत्म करना है तो मेरी लाश से होकर जाना होगा। रेयांश ने अपना फैसला कर लिया था। वो अब नायक परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए वो बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता था। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के बारे में सोचकर नायक परिवार में उदासी छा गई। यहां तक कि अर्जुन नायक भी सिर्फ इस बहाने से अपने आप को दिलासा दे रहे थे कि शायद रक्त स्वर्ग संप्रदाय को पता नहीं चलेगा कि योगेश नायक परिवार के हाथों मरा है। यशांश इतने भोले नहीं थे। वो जानते थे कि रक्त स्वर्ग संप्रदाय की बुरी प्रसिद्धि है। अगर उन क्रूर लोगों को पता चल गया कि नायक परिवार ने यह किया है, तो नायक परिवार को जो सजा मिलेगी वो सिर्फ खत्म हो जाना नहीं होगी। मुझे जल्द से जल्द दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। अगर रक्त स्वर्ग संप्रदाय को पता चल गया तो मैं अपनी जान देकर भी रेयांश और इन युवाओं को कहीं दूर भेज दूंगा। रेयांश की ताकत को देखते हुए कुछ सालों बाद नायक परिवार को फिर से बड़ा बनाना और हमारा बदला लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर यशांश की आंखों में दृढ़ता आ गई, और इस वक्त तब तक चुप बैठे रेयांश ने अचानक कुछ कहा। सभी ने तुरंत सिर उठाया, ये जानने के लिए कि वो क्या कहने वाला है। रेयांश को फेंगशा पर्वत श्रृंखला में चेतन झांसी और विनय मेघवाल से मिली जानकारी याद आ गई। रक्त स्वर्ग संप्रदाय सूर्यकांत जिले में है। उन्हें हमारा पता लगाने और कार्रवाई करने में कम से कम कुछ समय तो लगेगा, और पहली बार भेजे गए शक्तिशाली योद्धा शायद इतने मजबूत नहीं होंगे। अगर दादाजी दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो शायद उनसे निपट पाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि सूर्यकांत जिला के जोशी परिवार में अक्सर बाहरी कुलों के युवाओं को भर्ती किया जाता है। मेरी क्षमता अभी भी ठीक ठाक है। शायद मैं जोशी परिवार का बाहरी सदस्य बन सकूं। जोशी परिवार का बाहरी सदस्य बनना मतलब वास्तविक जोशी परिवार का सदस्य बनना है। शायद जोशी परिवार हमें ज्यादा सुरक्षा देगा,
और मेरे लिए भी सिर्फ उस तरह की बड़ी जगह पर जाकर ही मैं और बेहतर हो सकता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सूर्यकांत जिला जाऊंगा। मैंने सुना है कि जोशी परिवार में शामिल होने पर जोशी परिवार नए सदस्यों के दुश्मनों को खत्म करने में मदद करता है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय भले ही हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन जोशी परिवार जैसी विशाल शक्ति के सामने तो वो दांत में फंसे कण के बराबर भी नहीं है। नायक कुल के हर व्यक्ति ने रेयांश की बात ध्यान से सुनी। इस वक्त नायक कुल के पूर्वज यशांश ने सिर उठाकर पूछा, रेयांश, क्या तुम पक्के हो? रेयांश ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, कुलई नगर में अब कोई मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। एक तो मुझे और बड़ा विकास का मौका मिलेगा, दूसरा रक्त स्वर्ग संप्रदाय का सामना कर पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। यशांश को पता था कि इस वक्त रेयांश की ताकत कितनी भयानक थी। कम से कम मानव दिव्य कोर क्षेत्र से नीचे तो उसका कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं था। प्रतिभाशाली योद्धा हमेशा दबाव वाली जगहों पर ही विकसित होते हैं। अगर रेयांश कुलई नगर जैसी छोटी जगह पर ही रहता तो शायद जीवन भर उसकी यही उपलब्धि रहती। बाकी परिवार के सदस्यों को देखा तो रेयांश ने उनकी आंखों में विरह और कृतज्ञता महसूस की। इस समय रेयांश का जोशी परिवार जाने का फैसला दरअसल ज्यादातर नायक कुल के लिए ही था। वो इन दिनों लगातार नायक कुल को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था और अब तो परिवार के लिए दूर जाने का फैसला कर रहा था। इतने बड़े उपकार को याद करके सभी के मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ रही थी। पहले नायक कुल रेयांश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन रेयांश ने पुरानी बातों को भुलाकर जो किया वो हर किसी के लिए सम्मान की बात थी। अगर ऐसा है तो रेयांश, तुम कब जाने का इरादा रखते हो? रक्त स्वर्ग संप्रदाय का खतरा अभी भी मौजूद है, इसलिए देरी ठीक नहीं। मैं कल ही निकलना चाहता हूँ। नाना जी, आप भी जल्दी से गॉड फ्रूट का इस्तेमाल कर लीजिए और जल्द से जल्द दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंच जाइए। जब रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोग जांच करने आए तो हमारे नायक कुल के पास भी कुछ प्रतिरोध की शक्ति होगी और मैं जल्द से जल्द जोशी परिवार में शामिल हो जाऊंगा। कल ही जाना है। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 68। मीरा देवी और आराधना दोनों के मन में तीव्र बिछड़ने की भावना उमड़ने लगी। गॉड फ्रूट की घटना के बाद मीरा देवी और रेयांश का रिश्ता पूरी तरह से सुधर गया था। रक्त स्वर्ग संप्रदाय सूर्यकांत जिले में ही है। मुझे लगता है कि अगर मैं सूर्यकांत जिले चला जाऊं तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि कल सुबह सूरज निकलते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। नायक कुल के सभी सदस्यों ने सिर हिलाया। रेयांश ने जब फैसला कर लिया था तो वो सब विरोध तो कर नहीं सकते थे। मूल रूप से रक्त स्वर्ग संप्रदाय का विशाल खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब रेयांश के सहारे के कारण सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि वो जानते थे कि रेयांश अभी रक्त स्वर्ग संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उनके मन में थोड़ी शांति आ गई थी। रात जल्दी ही आ गई। रेयांश अपने कमरे में सामान समेट रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो मीरा देवी बाहर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रेयांश मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। भला कोई माँ भी है जो अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? रेयांश की इस मुस्कुराहट से दोनों के बीच का माहौल अचानक खुशनुमा हो गया। मीरा देवी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गईं और जैसे ही कुछ कहने वाली थीं, रेयांश ने कहा, माफी मांगने की कोई बात मत करना। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं आपको दोष भी नहीं देता। कल मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर सूर्यकांत जिला ही तो है, कभी भी वापस आ सकता हूं। मीरा देवी इस छोटे चालाक को देखकर उसकी तरफ एक नजर डाली और बोली, क्या बकवास कह रहे हो? जोशी परिवार पूरे सूर्यकांत जिले पर शासन करता है और वहां के नियम बेहद सख्त हैं। वहां तुम्हें इतनी आजादी कहां मिलेगी? रेयांश, मैं यहां तुम्हें समझाने आई हूं कि उस बड़ी जगह पर जाकर खुद को संभाल कर रखना। अगर तुमने बहुत ज्यादा दिखावा किया और ताकत कम रही तो मुसीबत में पड़ जाओगे। आखिर जोशी परिवार जैसी विशाल शक्ति में अफवाहों के मुताबिक दिव्य कोर क्षेत्र से भी ऊपर के ऐसे अस्तित्व हैं जो आसमान और जमीन को नष्ट कर सकते हैं। तुम कुलई नगर में भले ही पहले नंबर पर हो, लेकिन जोशी परिवार में तुम सबसे निचले स्तर के सदस्य होगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम्हें सावधान और चौकस रहना होगा। मीरा देवी की आंखों में गहरी चिंता देखकर रेयांश के मन में भावनाएं उमड़ आईं और उसने मीरा देवी की बात को मन में अच्छे से बिठा लिया। दिव्य कोर क्षेत्र से परे का अस्तित्व, आसमान और जमीन को नष्ट करने वाला, वो कितना भयानक होगा। हाल ही में मेरी शक्ति थोड़ी तेजी से बढ़ी है और शायद मुझे थोड़ा घमंड हो गया था। लगता है मुझे अपने आप को संभालना होगा। आखिर वहां जाकर मुझे फिर से किसी के नीचे काम करना होगा। फिर रेयांश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं सब याद रखूंगा। आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूं नायक कुल को कुछ नहीं होगा। जब रेयांश ने यह बात कही तो मीरा देवी को अचानक लगा कि वो एक आसमान को थामने वाला योद्धा बन गया है। इससे उन्हें थोड़ा भ्रम हुआ। उन्हें वो समय याद आया जब रेयांश उनके गर्भ में था। वो सब कुछ जैसे कल की ही बात लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही रेयांश इतना बड़ा हो गया था और सब कुछ बदल चुका था। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तुम जल्दी आराम करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर मीरा देवी उठकर चलने लगी। उन्हें डर था कि अगर ज्यादा देर रुकी तो मन में और भी ज्यादा बिछड़ने की भावना आ जाएगी। माँ, रेयांश ने अनजाने में पुकार लिया। मीरा देवी एक पल के लिए रुक गईं
और फिर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ बस इसी के लिए आई थी कि तुम मुझे ऐसे बुलाओ। तुमने बहुत दिनों से मुझे ऐसे नहीं बुलाया। आगे तो बहुत मौके मिलेंगे, कहीं आप बोर तो नहीं हो जाएंगी। मीरा देवी ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह संबोधन मैं बूढ़ी होकर मर जाऊं तब भी सुनना चाहूंगी, कभी बोर नहीं होंगी। ये कहकर वो रुकी नहीं और बाहर चली गई। अचानक उन्होंने मुड़कर कहा, मैंने अभी देखा कि आराधना चुपचाप घर से बाहर भागी थी। पता नहीं कहाँ गई है। कह रही थी कि तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर आएगी। आराधना? ये मूर्ख लड़की। आज उसने भ्रामक सात हत्या तलवार कला की एक तकनीक सीख ली थी और विराट राजवंशी को मार भी दिया था। रेयांश भी बहुत हैरान था। रेयांश और आराधना नायक का रिश्ता बहुत अच्छा था। लगता था कि जब रेयांश सूर्यकांत जिले जा रहा था तो ये लड़की बहुत दुखी थी। वो मुझे क्या तोहफा देगी? ये सोचते हुए मीरा देवी के जाने के बाद रेयांश ने अपने आकाशीय थैली में रखी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया। पैसों के मामले में उसके पास बस एक दिव्य जेड था। कुलई नगर में तो ये काफी था, लेकिन सूर्यकांत जिले में तो वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। कुछ राक्षसी कोर भी थे, लेकिन वो सब भूमि राक्षसी कुत्तों और तारक भेड़ियों के राक्षसी कोर थे, जिनकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी। एकमात्र खजाना जो उसके पास था वो था एक गॉड फ्रूट। अभी मैं ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर पर हूं। अभी इस गॉड फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता और रक्त स्वर्ग संप्रदाय के क्रूर लोगों का सामना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर तक पहुंच गया तो तुरंत इस गॉड फ्रूट का सेवन कर सकूंगा और सीधे दिव्य कोर क्षेत्र में पहुंचा जाऊंगा। मेरी ड्रैगन सोल चेतना शक्ति और ड्रैगन सोल रूप की क्षमता के साथ उस समय मेरी ताकत में बहुत बड़ा उछाल आएगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय। दरअसल अभी यशांश सारे दिव्य जेड रेयांश को देना चाहते थे, लेकिन रेयांश ने मना कर दिया था। ये कुछ दिव्य जेड नायक कुल के लिए रेयांश से ज्यादा उपयोगी थे। अरे, तुम्हारी मेंगलिंग कितने दिन और चल सकती है? साक्षी ने हिसाब लगाते हुए थोड़ी चिंतित आवाज में कहा। पहले कुल मिलाकर 6 मेंगलिंग मिली थी, लेकिन उस बार एक साथ 3 का इस्तेमाल हो गया। अगर कोई खास समस्या नहीं हुई तो लगभग 2 महीने और चल सकती है। रेयांश जानता था कि साक्षी उसकी परवाह करती थी। जब भी वो किसी अप्रतिरोध्य हमले का सामना करता था, साक्षी मदद के लिए आगे आ जाती थी। लेकिन ये 3 मेंगलिंग सिर्फ साक्षी के एक बार और मदद करने के लिए ही काफी थी। रेयांश दिल से नहीं चाहता था कि साक्षी को मदद के लिए आगे आना पड़े। 2 महीने के समय में मैं कोशिश करूंगा कि खतरनाक स्थिति में न पड़ूं, और साथ ही आत्मा पोषण के लिए और दवाइयां भी ढूंढनी होंगी। ये सब सोचकर रेयांश का सिर दर्द करने लगा। नायक कुल की रक्षा करना और साक्षी को जीवित रखना, ये दोनों काम उसके लिए अभी सबसे जरूरी हो गए थे। साक्षी की स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक है। लगता है मुझे इस दिशा में और मेहनत करनी होगी। ये लड़की, मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। सच कहूं तो मैं, रेयांश, बहुत गरीब हूं। धीरे धीरे इस बात का एहसास होने के बाद समय भी बीतता गया। रेयांश ने कुछ कपड़े और सामान समेटने के बाद दरवाजा खोला तो बाहर नायक कुल के सभी लोग सुबह सुबह ही इंतजार कर रहे थे। एक नजर घुमाई तो पता चला कि आराधना वहां नहीं थी। रेयांश ने जल्दी से पूछा, आराधना कहाँ गई? यशवंत नायक ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, यह लड़की तोहफा लेने गई है और अभी तक वापस नहीं आई। अगर तुम्हें अभी निकलना है तो शायद वो तुम्हें विदा नहीं कर पाएगी। पहले दरवाजे तक चलते हैं। आराधना क्या कर रही थी रेयांश को भी नहीं पता था। नायक कुल के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए रेयांश जल्द ही नायक भवन से बाहर आ गया। इस समय सूरज अभी अभी उगा था और हल्के सुनहरे रंग की धूप पूरी जमीन पर फैल गई थी, जो रेयांश के पैरों तक पहुंच रही थी। सब थोड़ी देर इंतजार करते रहे, लेकिन आराधना वापस नहीं आई। सबके मन में चिंता होने लगी। जब यशांश रेयांश से कहने ही वाले थे कि अब और इंतजार मत करो, तभी अचानक क्षितिज की दूर से एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। रेयांश ने दूर देखा तो आराधना को 1-2 मीटर से भी ऊंचे घोड़े पर बैठे देखा। वो चिंतित होकर सबके सामने पहुंची। सभी ने उस विशाल घोड़े की तरफ देखा। ये घोड़ा पूरी तरह से काला था। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं, पैर ताकतवर थे। सांस लेते समय उसके नथनों से सफेद भाप निकल रही थी। उसकी गर्दन पर लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें घमंडी और बेलगाम थीं, जिनमें हल्की लाली थी। उसके सिर, पैरों आदि जगहों पर काले रंग की शिल्कें उगी हुई थीं, जो देखने में रेयांश के ड्रैगन सोल रूप से मिलती जुलती थी। ये तो येलो रैंक 5वां ग्रेड का राक्षसी जानवर ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स है। रेयांश ने सोचा भी नहीं था कि आराधना का तोहफा यह राक्षसी जानवर ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स होगा। यह शानदार राक्षसी जानवर रेयांश को बहुत पसंद आया। खासकर उसके शरीर से आती हल्की खून की गंध और हत्या का भाव रेयांश की पसंद के बिल्कुल मुताबिक था। लेकिन यह सोचकर कि आराधना ने न सिर्फ रेयांश की पसंद को इतनी अच्छी तरह समझा, बल्कि रात भर महाअरण्य पर्वत में जाकर उसके लिए इस राक्षसी जानवर को वश में किया। सबने आराधना को एक बार देखा। उसका पूरा शरीर गंदा था और घोड़े से उतरते समय लग रहा था कि उसने काफी मुसीबतें झेली हैं। नायक कुल ने मूल रूप से रेयांश के लिए एक अच्छा घोड़ा तैयार किया था, लेकिन इस ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स के सामने वो कुछ भी नहीं था। आराधना जल्द ही रेयांश के सामने आ गई। उसने उत्साह से रेयांश को देखते हुए पूछा, बड़े भैया, ये मेरा तोहफा है, क्या आपको पसंद आया?
रेयांश ने इस मूर्ख लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखा, जिस पर अभी भी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। रेयांश बहुत भावुक हो गया। वो जोर से हंसा और आराधना को गले लगा लिया। फिर उसके गाल को जोर से दबाते हुए बोला, छोटी, तुम मेरी ममेरी बहन ना होती तो कितना अच्छा होता। नायक कुल के बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसी बात कहते हुए भी रेयांश का चेहरा नहीं लाल हुआ, लेकिन आराधना शर्म और गुस्से में आ गई। उसने रेयांश को धक्का देकर अपने पिता के पीछे छुप गई। जब सबने उसे देखा तो उसका चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया। आप हारी पास। ठीक है रेयांश, मेरी बेटी को परेशान मत करो, नहीं तो मुझे फिर से तुमसे लड़ना पड़ेगा। यशवंत नायक हंसते हुए बोले। उस ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को देखा, फिर थोड़ी उदासी से भरी आंखों वाले नायक कुल के सभी सदस्यों को देखा, शर्म और गुस्से में डूबी आराधना को देखा, और प्यार भरी नजरों से देखती मीरा देवी को देखा। रेयांश ने बिना कुछ कहे घोड़े पर छलांग लगा दी। उस ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को रेयांश की शक्तिशाली उपस्थिति से इतना डर लगा कि वो हिल भी नहीं सका। एक गहरी सांस लेते हुए रेयांश ने नायक कुल के सभी लोगों को हाथ हिलाया और फिर घोड़े की दिशा बदलकर सूर्यकांत जिले की तरफ चल पड़ा। और इसी समय सूरज आसमान में उछल आया और चमकदार धूप ने रेयांश को पूरी तरह से अपनी रोशनी में समा लिया। कुलई नगर से सूर्यकांत जिला तक की दूरी को ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स की गति के हिसाब से रेयांश ने अनुमान लगाया कि कुल मिलाकर लगभग 10 दिन का समय लगेगा। उसने पर्याप्त मात्रा में सामान साथ लिया था। आधा समय तो वह यात्रा में ही बिता रहा था, इसलिए मूल रूप से उसने रास्ते में आने वाले शहरों में प्रवेश नहीं किया। 8 दिन बाद सामने एक विशाल नगर दिखाई दिया। नगर की दीवारें ऊंची थीं, शक्तिशाली और गंभीर। रेयांश ने मूल रूप से सोचा था कि वो सूर्यकांत जिले पहुंच गया है, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि यह तो केवल सूर्यकांत जिले के आसपास के 10 बड़े रक्षक नगरों में से एक सूर्यकांत नगर ही था। सूर्यकांत नगर की गलियों में चलते हुए, वहां की सजी धजी दुकानों को देखते हुए और रास्ते में गुजरने वाले उन एक योद्धाओं को देखते हुए जिनकी आंखों में गहराई थी, उनका व्यक्तित्व परिपूर्ण था। स्पष्ट रूप से उनकी साधना बहुत उच्च स्तर की थी। यह सूर्यकांत नगर चाहे संसाधनों की बात हो या शक्ति की, कुलई नगर से 100 गुना अधिक मजबूत है। लेकिन यह तो केवल सूर्यकांत जिले का एक छोटा सा रक्षक नगर है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 69। ये सोचते हुए रेयांश लगातार प्रशंसा करता गया। उसे इस तरह देखकर साक्षी ने नाराज होते हुए कहा, गंगवार, कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं। जब तुम साम्राज्य क्षेत्र के नगरों को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि असली विशालता क्या होती है। साम्राज्य क्षेत्र क्या है? तुम्हें नहीं बताऊंगी। सामने एक समृद्ध सराय थी। उसका स्तर कुलई नगर की सबसे प्रसिद्ध सूर्योदय सराय से कई गुना अधिक था। रेयांश इस भव्य और सुंदर इमारत को देखते हुए एक और अचंभित हो रहा था, एक और इस सराय में प्रवेश कर गया। इसके साथ चलना वाकई शर्मनाक है, साक्षी ने मन ही मन सोचा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि बाहरी लोगों को तो केवल रेयांश ही इस सराय में प्रवेश करता दिख रहा था। जहां तक साक्षी की बात है, वो तो केवल एक कान की बाली में मौजूद आत्मा थी। जल्द ही एक छोटा सा नौकर उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। इस नौकर की आंखें बहुत तेज थीं। रेयांश के कपड़ों को देखकर ही उसने समझ लिया कि वो किसी छोटे शहर से आया अमीर घर का बेटा है। हालांकि वो अमीर घर का बेटा था, लेकिन सूर्यकांत नगर में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था और उसके साथ कोई नौकर भी नहीं था, जिससे उसकी हैसियत और भी कम दिख रही थी। इसलिए नौकर की झुकी हुई रीढ़ तुरंत काफी सीधी हो गई। उसकी आवाज में भी काफी कठोरता आ गई। सज्जन, आप यहाँ खाना खाने आए हैं या रुकने आए हैं? कुलई नगर में सामान्य सरायों में जब वो पहुंचता था तो सभी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते थे। इस नौकर का व्यवहार पहली बार दिख रहा था। हालांकि रेयांश अच्छी तरह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति इतनी प्रमुख नहीं थी। सादगी ही सबसे अच्छी नीति है, इसीलिए उसने इन छोटे लोगों से कोई बहस नहीं की। सीधे कहा, मेरे घोड़े को ले जाओ और खिलाओ। सबसे अच्छे चारे का इस्तेमाल करना। फिर मेरे लिए कुछ व्यंजन तैयार करो। अब शाम हो गई है, मुझे रुकना है। उस नौकर ने जैसे ही रेयांश के ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को देखा, तुरंत चौंक गया। मन में सोचा, ये छोटी जगह का गंवार इतने शक्तिशाली घोड़े को वश में कर सका। लगता है कि उसकी साधना अच्छी है। मैं इस सराय में इतनी मेहनत से काम करता हूँ, कहीं छोटी सी गलती से मुसीबत में ना फंस जाऊं। बेहतर है कि उसकी अच्छी तरह सेवा करूं। यह सोचकर उसने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ घुड़साल के रखवाले को आदेश दिया, रेयांश के ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को ले जाकर खिलाने के लिए। फिर रेयांश को सराय की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक जगह पर बैठाया। रेयांश ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि सराय के घुड़साल का रखवाला पहले ही ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को बांध चुका था और उसे खिलाने की तैयारी कर रहा था। यह आराधना नायक, उसकी बहन का उसे दिया हुआ उपहार था। जब भी इस जानवर को देखता, रेयांश का दिल खुशी से भर जाता। इस समय भी उसने नौकर को बहुत सारे निर्देश दिए। मुख्य रूप से ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स की अच्छी तरह देखभाल करने के बारे में बातें की। सज्जन, आप निश्चिंत रहें, हमारे यहाँ के घुड़साल के रखवाले सभी योद्धा हैं और उनकी साधना भी अच्छी है। उनके पास राक्षसी घोड़ों को पालने का कई वर्षों का अनुभव है। आप कल देखेंगे, ये ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स निश्चित रूप से काफी मजबूत हो जाएगा।
नौकर नीचे चला गया। फिर जल्द ही खाना आ गया। जब एक मेज भर सूर्यकांत नगर के पकवान सजा दिए गए तो रेयांश ने उस नौकर को नहीं जाने दिया। पता नहीं सज्जन को क्या काम है, रेयांश ने खाते हुए धीरे से पूछा। क्या तुम सूर्यकांत नगर से परिचित हो? क्या तुम्हें पता है कि आसपास कहाँ आत्मा पोषण की औषधियां मिल सकती हैं? वो नौकर चौंक गया, बोला। ये छोटा आदमी बचपन से सूर्यकांत नगर में बड़ा हुआ है, लेकिन इन आत्मा पोषण की औषधियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। सज्जन, आपने गलत व्यक्ति से पूछा, रेयांश ने भौहें सिकोड़ी। साक्षी अपनी तलवार में इस आदमी को फिर से अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करते देखकर साक्षी का दिल मीठा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है किन जगहों पर ये औषधियां मिल सकती हैं? उस नौकर ने सोचा, फिर बोला। सूर्यकांत नगर में कोई बहुत बड़ा औषधि बाजार नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सूर्यकांत जिले में प्रभात व्यापार संघ है। वहां जो चाहो वो मिल सकता है। तकनीकें, औषधियां, दिव्य हथियार और विभिन्न अनोखी रहस्यमय वस्तुएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये आत्मा पोषण की औषधियां भी मेरे अनुमान से वहां बहुत सारी होंगी। बेशक। नौकर ने रेयांश को देखा, फिर जोर देकर कहा। सबसे महत्वपूर्ण शर्त फिर भी पैसा है। प्रभात व्यापार संघ से कुछ खरीदने के लिए अगर कुछ दर्जन दिव्य जेड नहीं है तो कुछ नहीं खरीदा जा सकता। उसके भाव से लग रहा था कि वो निश्चित रूप से मान रहा था कि रेयांश जैसे छोटी जगह के आदमी के पास कोई धन संपत्ति नहीं होगी। प्रभात व्यापार संघ। रेयांश ने इस आदमी की परवाह नहीं की जो लोगों को उनकी हैसियत से आंकता था। सीधे उसे वापस जाने को कहा। वैसे भी सूर्यकांत जिले जाना है, अब से लक्ष्य इस प्रभात व्यापार संघ पर रखूंगा। लेकिन मेरे पास अभी केवल एक दिव्य जेड है। आध्यात्मिक जेड की बात करें तो नाना जी ने मुझे कुछ दिए थे, लेकिन यह धन संपत्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। साक्षी ने दुर्लभ रूप से कोमल आवाज में कहा। अरे क्यों जल्दी कर रहे हो? अभी तो लगभग 2 महीने का समय है ना। मैं साक्षी उस स्थिति में भी बड़ी मुसीबत से बच गई, अब तो तुम भी हो, रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी, तुम मुझसे इतनी रोमांटिक बातें कर रही हो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है? सच बताओ, क्या तुम मेरे सुंदर चेहरे पर मोहित हो गई हो और मुझे अपना बनाने का मौका ढूंढ रही हो? बकवास। मैं तुम जैसे बदसूरत को पसंद नहीं करती, तुम घृणित हो। जब रेयांश और साक्षी खुशी से बातें कर रहे थे तभी सराय के बाहर की गली में घोड़ों पर सवार एक समूह सराय के सामने आकर रुका। सबसे आगे पीले रंग के भव्य परिधान पहने, काले रंग के ऊंचे जूते पहने रौबदार एक युवक था। यह युवक भी 20 साल की उम्र का था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। आंखें तेज और चमकदार थीं। उसके हर हाव भाव में एक सच्चे उच्च परिवार के शिष्य का दबदबा था। अभी अभी रेयांश की सेवा कर रहा नौकर तुरंत दौड़ कर गया, झुककर चापलूसी भरे चेहरे के साथ इस अमीर युवक का स्वागत किया। उस भव्य परिधान वाले युवक का चेहरा बहुत अशिष्ट था, लेकिन उस नौकर के चेहरे पर अभी भी चापलूसी बरकरार थी। छोटे नौकर, हमारे घोड़ों को ले जाकर खिलाओ। सबसे उत्तम घुड़साल के रखवाले और सबसे उत्तम चारे का उपयोग करना, और मेरे युवा स्वामी के लिए सबसे उत्तम व्यंजन तैयार करो। अगर अच्छी सेवा की तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। उस भव्य परिधान वाले युवक के पास एक नुकीले मुंह और बंदर जैसे गालों वाला प्रबंधक जैसा व्यक्ति चारों ओर व्यवस्था कर रहा था। तब उसने उस भव्य परिधान वाले युवक को सराय के अंदर ले जाया। लेकिन ठीक उसी समय उस भव्य परिधान वाले युवक की आंखों में खुशी आई। उसने धीरे से कहा, छोटे नौकर, मुझे तुम्हारे घुड़साल में ले चलो। वो नौकर चौंक गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह भव्य परिधान वाला युवक क्या करना चाहता था, लेकिन उसकी हैसियत देखकर भले ही यह थोड़ा नियम के खिलाफ था, लेकिन उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ। ये छोटा आदमी अभी युवा स्वामी को घुड़साल दिखाता है। एक समूह जल्द ही सराय के घुड़साल में पहुंच गया, जो रेयांश की खिड़की से ज्यादा दूर नहीं था। उस भव्य परिधान वाले युवक ने एक नजर में ही घुड़साल में एक ऊंचे और शक्तिशाली काले घोड़े को देखा। इस घोड़े के शरीर पर शल्क कवच थे। स्पष्ट रूप से ये रेयांश का ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स था। इस ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को देखकर भव्य परिधान वाले युवक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सच में लोहे के जूते पहनकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता, पाना बिना मेहनत के हो जाता है। भगवान वाकई मुझ भास्कर उदयन पर मेहरबान है। बूढ़े मित्तल, तुम बताओ, ये वही अत्यंत दुर्लभ येलो रैंक 5वां ग्रेड का राक्षसी जानवर ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स तो नहीं है? प्रबंधक बूढ़े मित्तल ने भी ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को कुछ देर देखा, प्रशंसा करते हुए बोला, बिल्कुल सही है। यह घोड़ा असाधारण रूप से शक्तिशाली है, रंग शुद्ध है, शल्क कवच नियमित और व्यवस्थित है। वास्तव में ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स में सर्वश्रेष्ठ है। युवा स्वामी को बधाई, युवा स्वामी को शुभकामनाएं। सूर्यकांत नगर में ही इतना शानदार घोड़ा मिल गया। अन्य सभी नौकरों ने भी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। भास्कर उदयन का दिल भी बहुत खुश था। वो आगे बढ़ा, इस घोड़े को वश में करने की तैयारी कर रहा था। इस समय ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स इतने सारे लोगों से घिरा हुआ था, उसका दिल भी काफी नाखुश था। उसकी आंखें ठंडी नजरों से सभी को देख रही थी। आंखों में धीरे धीरे लाली आने लगी। छोटे घोड़े, अच्छे बनो। तुम्हारा मुझसे मिलना भी तुम्हारी और मेरी किस्मत है। अगर तुम भास्कर स्वामी की बात मानोगे तो भास्कर स्वामी तुम्हें अच्छा खाना और पीना देंगे। पूरे चेहरे पर उत्साह के साथ भास्कर उदयन धीरे धीरे ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स के पास पहुंचा। एक ओर का नौकर,
इसे बहुत परेशानी से देख रहा था। वो जानता था कि इस घोड़े का मालिक रेयांश है, लेकिन अब इस भास्कर उदयन युवा स्वामी की हैसियत स्पष्ट रूप से रेयांश से बहुत अधिक थी। भास्कर उदयन ही वास्तव में वो व्यक्ति था जिसे नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए नौकर के मन में जल्द ही निर्णय हो गया। वह दौड़कर उस भास्कर उदयन युवा स्वामी के सामने गया। चापलूसी करते हुए बोला, युवा स्वामी, लगता है आप इस घोड़े को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये घोड़ा इस छोटी दुकान के एक ग्राहक का है। क्यों ना मैं उसे समझा दूं कि वो ये घोड़ा आपको दे दे। भास्कर उदयन चौंक गया। उसके चेहरे पर नाखुशी दिखने लगी। बोला, इतने अच्छे घोड़े का पहले से मालिक है? साधारण लोग इतने अच्छे घोड़े को केवल दूषित करेंगे, लेकिन मेरे पिता ने मुझे समझाया है कि बाहर थोड़ा संयम रखना चाहिए। बूढ़े मित्तल, तुम उस व्यक्ति को 2 दिव्य जेड दे दो। 2 दिव्य जेड सुनकर नौकर की आंखें चमक उठी। मन में सोचा कि यह भास्कर युवा स्वामी सच में अच्छे परिवार से है, आसानी से 2 दिव्य जेड देने को तैयार है। बूढ़े मित्तल ने तुरंत हाँ कहा। नौकर के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रेयांश पहले ही खिड़की से कूद गया था। इस भास्कर उदयन युवा स्वामी का उसके ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स पर ध्यान रेयांश ने सराय में स्पष्ट रूप से देख लिया था। यह भास्कर उदयन नाम का, हालांकि उम्र में मुझसे केवल थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन शक्ति में लगता है कि नाना जी से भी अधिक मजबूत है। हालांकि मन में चौंका हुआ था, लेकिन रेयांश निडर था। वो हमेशा कुलई नगर जैसी छोटी जगह में रहा था। उसने बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। इस समय इस भास्कर उदयन को देखकर उसे और भी अच्छे से समझ आ गया कि आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। रेयांश को आते देखकर वो नौकर तुरंत उसका स्वागत करने गया। एक और आंखों से रेयांश को इशारा करते हुए, एक और चापलूसी करते हुए बोला, ये सज्जन, हमारे भास्कर युवा स्वामी आपके घोड़े को 2 दिव्य जेड में खरीदना चाहते हैं। आप जानते हैं, ये ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स केवल 5वें ग्रेड का राक्षसी जानवर है। अभी आधे दिव्य जेड की कीमत भी नहीं है। लेकिन हमारे भास्कर युवा स्वामी, इस नौकर के बोलने का तरीका ऐसा था जैसे रेयांश को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा हो। और वो भास्कर युवा स्वामी अभी भी प्रशंसा करते हुए उस ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स को देख रहा था। उसने रेयांश की ओर एक नजर भी नहीं देखी, बल्कि प्रबंधक बूढ़े मित्तल ने रेयांश को एक नजर देखा। फिर तुरंत उदासीन चेहरे के साथ आकाशीय थैली से 2 दिव्य जेड निकाले और लापरवाही से रेयांश की ओर फेंक दिए। अंत में एक और बात जोड़ते हुए कहा, दिव्य जेड लेकर जल्दी से यहां से चले जाओ। अगर हमारे युवा स्वामी को याद आ गया कि इतने अच्छे घोड़े पर तुम जैसे ने पहले सवारी की, तो शायद तुम्हारी टांगें तोड़ दें। यह कहकर उसने फिर रेयांश की ओर नहीं देखा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को, और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो। एपिसोड 70। टन टन की 2 आवाजें। 2 शुद्ध सफेद रंग के दिव्य जेड जमीन पर गिर गए। रेयांश ने उन दिव्य जेड को नहीं उठाया। नौकर तुरंत चौंक गया, फिर तुरंत समझ गया। थोड़ी निंदा के भाव के साथ खुद से बोला, सच में कोई हैसियत नहीं है, 2 दिव्य जेड भी नहीं पकड़ सकता। प्रबंधक बूढ़े मित्तल ने दिव्य जेड के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। तब उसने पीछे मुड़कर रेयांश को ध्यान से देखा। जब उसने रेयांश की गुस्से से भरी आंखें देखी, तो वो चौंक गया, फिर मुस्कुरा दिया। जो लोग समझदारी नहीं दिखाते, उनका अंत आमतौर पर बहुत बुरा होता है। लड़के, इतनी सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती? अगर कोई और विकल्प होता तो रेयांश इस भास्कर उदयन को नाराज नहीं करता, लेकिन आराधना ने पूरी रात मेहनत करके अकेले ही सिरोना पर्वत में जाकर उसके लिए जो तोहफा तैयार किया था, वो किसी भी हालत में इस आदमी को जबरदस्ती बेच नहीं सकता था। मीरा देवी ने कहा था कि अगर ताकत कम है तो बाहर घूमते समय हमेशा सावधान और नम्र रहना चाहिए। रेयांश भी इस भास्कर उदयन से टकराव नहीं चाहता था, लेकिन वो कोई कमजोर भी नहीं था जिसे कोई भी दबा सके। इस वक्त वो बूढ़े मित्तल की बुरी नजरें महसूस कर रहा था। रेयांश ने हल्की मुस्कान के साथ बेहद विनम्र लहजे में कहा, सच कहूं तो यह घोड़ा मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकता। अगर ये युवा स्वामी सचमुच चाहते हैं तो एक और पकड़ लाना शायद कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर ये कुलई नगर में होता और कोई उसकी कीमती चीज को यूं ही हथियाने की कोशिश करता, तो रेयांश बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उससे भिड़ जाता। लेकिन अब वो अकेले बाहर था और उसकी जिम्मेदारियां भी थीं, इसलिए उसका यह व्यवहार दिखाता था कि वो काफी परिपक्व हो गया था। पर जितना वह पीछे हटता, उतना ही सामने वाला उसे कमजोर समझकर और ज्यादा दबाव डालने लगता। बूढ़े मित्तल ने सोचा था कि आसानी से रेयांश को भगा दिया जा सकता है, ताकि उनके युवा स्वामी की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन रेयांश की यह हठधर्मिता उन्हें उम्मीद से बाहर थी। उनके मन में रेयांश के लिए हत्या का इरादा पैदा हो गया। इस वक्त उन्होंने कुछ सुरक्षा गार्ड्स को इशारा किया और वे रेयांश को घेरने लगे। बूढ़े मित्तल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम्हारी भी कोई छोटी मोटी पृष्ठभूमि होगी, लेकिन तुम में नजर और समझ बिल्कुल नहीं है। हमारे युवा स्वामी सूर्यकांत जिले के 10 बड़े नगरों में से एक सूर्यकांत नगर के उदयन कुल के मुखिया के असली पोते हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी यहां से भाग जाओ, नहीं तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोग बुरी तरह मारे जाएंगे। लेकिन रेयांश इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। उसने बूढ़े मित्तल को गौर से देखा और मन ही मन अंदाजा लगाया, यह बूढ़ा और ये गार्ड सिर्फ ड्रैगन नस क्षेत्र 7वें स्तर के आसपास हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं,
लेकिन यह सूर्यकांत नगर का उदयन कुल वाकई असली लग रहा है। ऐसी ताकत से मैं नहीं भिड़ सकता। और यह भास्कर उदयन शायद ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का होगा। लेकिन आराधना का दिया हुआ तोहफा कोई नहीं छीन सकता। इसलिए रेयांश का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने ठंडी नजरों से इस नौकर को घूरते हुए कहा, देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह घोड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप लोग इस सूर्यकांत नगर में जबरदस्ती लूटपाट करना चाहते हैं? इस वक्त काफी लोगों ने रेयांश और दूसरे गुट के बीच का विवाद देख लिया था और भीड़ जमा होने लगी थी। सराय का वह छोटा नौकर, जब उसने देखा कि रेयांश ये बेवकूफ सचमुच उनसे भिड़ने की हिम्मत कर रहा है, तो चालाकी से भीड़ में पीछे हट गया। जल्द ही कुछ लोगों ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। छोटे नौकर ने हंसते हुए रेयांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लड़का एक नासमझ है। वो भव्य कपड़ों वाला युवा स्वामी साफ तौर पर किसी बड़े खानदान से है। वो उसका घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन ये मना कर रहा है। 2 दिव्य जेड़। अगर कोई और 5वें ग्रेड का राक्षसी जानवर होता तो 100 खरीदे जा सकते थे। बताओ, ये कितना बेवकूफ है। कुछ राहगीरों ने रेयांश की नाराज शक्ल देखी और सिर हिलाया। सराय का मालिक, जो एक लंबी दाढ़ी वाला मध्यम आयु का आदमी था, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए रेयांश को देखकर बोला, यह युवक शायद पहली बार घर से बाहर निकला है। दुनिया की समझ नहीं है। इस बार उसे थोड़ी सीख मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर सामने वाले ने बहुत सख्ती की तो शायद ये जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाए। सराय के एक और मेहमान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, इसके कपड़ों से लगता है कि ये किसी छोटे कस्बे के परिवार का लड़का है। बड़े शहर में आकर भी संभलना नहीं आता। अगर मर गया तो इसे अपने माता पिता को दोष देना होगा कि उन्होंने नहीं बताया कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। रेयांश देखने में युवा और प्रतिभाशाली लग रहा था, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव खतरनाक था। आसपास के लोगों ने आगे क्या होने वाला है ये सोचकर सिर हिला दिया। लेकिन वो भास्कर उदयन साफ तौर पर किसी शक्तिशाली खानदान से था, इसलिए कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब रेयांश ने यह बात कही तो बूढ़े मित्तल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हमला करने ही वाले थे कि भास्कर उदयन की नजर ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स से हटकर रेयांश पर पड़ी। पहले उनके चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन अब वो बेहद गंभीर हो गया। उसने गार्ड्स को हटाया और जल्दी से रेयांश के सामने आ गया। बूढ़े मित्तल ने झट से कहा, युवा स्वामी, आप घोड़ा देखते रहिए। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह बेवकूफ तो बस एक छोटी सी बात है। आपका मूड खराब हो गया वो बड़ी बात है। भास्कर ने रेयांश को कुछ देर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, तुम लोग हट जाओ। ये युवक शायद किसी छोटे कस्बे का प्रतिभाशाली होगा, इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक है। मैं भी तो पहले ऐसा ही था, लेकिन ये तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है। मुझे जोशी परिवार में शामिल होना है, तो चलो इसी पर हाथ आजमा लेता हूं। लेकिन युवा स्वामी, इस छोटे से आदमी के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़े। मैं कोई बात नहीं बूढ़े मित्तल, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। जब ये मालिक नौकर आपस में ही बातें करने लगे और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, तो रेयांश के अंदर गुस्सा भड़क उठा। ये ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स उसकी चीज थी। सामने वाला जबरदस्ती छीनना चाह रहा था और ऊपर से इतना घमंड भी दिखा रहा था। रेयांश को जब से ड्रैगन जेड मिला था तब से उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई थी और अब तक किसी ने उसे ऐसा अपमानित नहीं किया था। इसलिए उसने ठंडी हंसी में एक आवाज निकाली। भास्कर ने उसकी हंसी सुनी और तब उसकी तरफ मुड़ा। इस वक्त उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव धीरे धीरे फैलने लगा। रेयांश ने पहले सोचा था कि यह भास्कर कोई अमीर खानदान का बिगड़ैल लड़का होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भी कमजोर दिखकर ताकतवर निकलने वाला था। इस वक्त जो दबाव उसके शरीर से निकल रहा था, उसकी ठंडी आंखें तेंदुए की तरह रेयांश को घूर रही थीं और एक भारी दबाव उस पर आ पड़ा। ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 8वें स्तर का एक साधारण लड़का मेरी भास्कर उदयन की खुशी में खलल डालने की हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत तो वाकई बहुत बड़ी है। रेयांश ने जब उसे हमला करते देखा तो वो डरा नहीं और तुरंत जवाब दिया, मेरी हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है, कम से कम तुम्हारे अंडों से 10 गुना तो होगी। रेयांश की इस बात में छुपा व्यंग्य वहां मौजूद सभी लोगों ने समझ लिया। लोग पहले तो हंसना चाहते थे, लेकिन भास्कर के गुस्से से डरकर हंसी रोक ली। शांत होकर रेयांश की हिम्मत के बारे में सोचकर सबने सिर हिला दिया। यह लड़का इस स्वभाव के साथ शायद ज्यादा दिन नहीं जिएगा। भास्कर पहले तो रेयांश को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसका मूड खराब किया था, लेकिन अब रेयांश ने जवाब भी दे दिया और वो भी व्यंग्यात्मक। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लड़के मौत को बुला रहे हो? पहले तो वो दिन दहाड़े किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब रेयांश ने वो बात कही तो भास्कर का उसे मारने का इरादा एकदम साफ हो गया। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का वह दबाव फूट पड़ा और सभी लोग डरकर पीछे हट गए। यह युवा स्वामी भास्कर की उम्र सिर्फ 20 साल है, लेकिन इतनी ताकत, सचमुच प्रतिभाशाली है। जाहिर है उनका खानदान इतना बड़ा है, यह छोकरा उनकी बराबरी कैसे कर सकता है। सराय के छोटे नौकर ने जब रेयांश को भास्कर के दबाव में डगमगाते देखा तो उसे अपनी उम्मीद के मुताबिक ही लगा। जब उसने रेयांश की सेवा की थी तब से ही उसे इस लड़के से नफरत थी। इस सराय में 10 साल काम करके उसने लोगों को परखने की काबिलियत हासिल कर ली थी और वह कभी गलत नहीं होता था। भास्कर को देखते हुए रेयांश भी अंदर से चौंक गया।
ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा। उसने पहले हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी को मारा था, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन यह भास्कर, जो वैसे ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का था, उन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इस लड़के का खानदान तुमसे बेहतर है। तुम्हारे कुलई नगर के राजवंशी और नायक परिवार उसके सामने भिखारी जैसे हैं। उसके जैसे लोग जिनके परिवार में तकनीकों की भरमार होती है। देखो, उसने एक येलो रैंक हाई टियर की शारीरिक युद्ध तकनीक सीखी है, जो तुम्हारे स्टार बैटल बॉडी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए लड़ाई में सावधान रहना। हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी उसके हाथों में कुछ नहीं कर पाते। साक्षी की गंभीर चेतावनी ने रेयांश को भी सतर्क कर दिया। इस वक्त सभी लोग पीछे हट गए थे और अपनी नजरें बीच के मैदान पर टिकाए हुए थे। बूढ़े मित्तल और बाकी गार्ड्स अपने युवा स्वामी को लड़ते देखने के लिए उत्साहित थे। तुम जैसे छोटे इलाके से आए भिखारी को क्या पता कि बड़े खानदान की असली ताकत क्या होती है। यह कहकर भास्कर की छाया एक झटके में चली और वो तेजी से रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। रेयांश की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे भास्कर की गति पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। ये एक बॉडी मूवमेंट तकनीक है। तुम्हारे कुलई नगर में तो ऐसी चीजें नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह तकनीक बहुत खास नहीं है, सिर्फ येलो रैंक मध्यम स्तर की है। साक्षी की व्याख्या सुनकर रेयांश के अंदर हल्की घबराहट आ गई। उसने पहले सोचा था कि भास्कर भी हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी जैसा आसान होगा, लेकिन अब वो समझ गया कि वो कितना गलत था। मुझे ड्रैगन सोल रूप मिला है और मेरी चेतना शक्ति 10 गुना शक्तिशाली है। इसलिए मैं बहुत से लोगों को हल्के में ले लेता हूँ, भले ही कोई मुझसे 1-2 स्तर ऊपर हो। मैं सोचता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन अब समझ आया कि मैं कितना कुएं का मेंढक था। इस दुनिया में राजवंशी कुल से बड़ी ताकतें बहुत हैं। उनके पास संसाधन भी बहुत हैं। अगर मैं अपने से ऊंचे स्तर वालों को हरा सकता हूं, तो वे क्यों नहीं। यह सोचकर रेयांश समझ गया कि वो पहले ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर पर रहते हुए 9वें स्तर के अरुण राजवंशी को क्यों हरा पाया था। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसीलिए कि अरुण राजवंशी की असली ताकत 9वें स्तर के मानक तक नहीं पहुंची थी। और यह भास्कर असली ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का योद्धा था, जो रेयांश से एक पूरे स्तर ऊपर था। और यह भास्कर न सिर्फ बॉडी मूवमेंट तकनीक जानता था, बल्कि उसने येलो रैंक हाई टियर की शारीरिक युद्ध तकनीक भी सीखी थी। रेयांश के पास अभी उसके सामने कोई फायदा नहीं था। यह सोचकर रेयांश का दिल टूट गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो डर गया था। सामने वाले की ताकत सिर्फ शिकार से बढ़कर एक मुकाबले लायक दुश्मन बन गई थी। जब तक सामने वाला दुश्मन है और कोई अजय ताकत नहीं, तब तक रेयांश उससे निपट सकता था। भास्कर अपनी बॉडी मूवमेंट तकनीक से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम अस्थिर थे और रेयांश को उसकी स्थिति पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन